बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज हमें एक ऐसे आर्टिस्ट ने, एक ऐसे टैलेंटेड इंसान ने ज्वाइन किया है जिसके बारे में बहुत अरसे से भाई आपकी फरमाइशें आ रही थी कि उनको रिक्वेस्ट की जाए, उनको इन्वाइट किया जाए। तो आज वो हमारे मेहमान होंगे। आप राइटर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप बहुत ही उम्दा अदाकार हैं। फिल्म हो, थिएटर हो, टेलीविज़न हो, हर शोबे में, हर जगह जो भी काम करते हैं उसमें अपनी छाप छोड़ते हैं और आपको हर काम में नज़र आता है कि ये काम जो है ये शमून अब्बासी साहब का किया हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं आज वन एंड ओनली शमून अब्बासी। मैं तो यहाँ अपनी उन गलतियों का इजाला करने के लिए आता हूँ जो मुझसे अनजाने में हो गई। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। कहते हैं कि जब कोई दूसरा किसी के लिए दुआ करता है ना तो वो जरूर कबूल होती है। कुल बख्श, वल्द रसूल बख्श पूरा नाम है मैडम। तुम अपने शौहर को ढूंढ रही हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हारा शौहर कौन सा वाला है। बहुत सारे लोगों से वास्ता पड़ा है ना छोटी सी जिंदगी में मैडम। मैं तुझे चाहता हूं लाली, तुझे बस मुझ पे यकीन करना होगा। वही 2 वक्त की रोटी तो मैं भी तुझे खिला सकता हूं। अगर ये कातिल तेरे लिए किसी की जान ले सकता है ना, तो यही कातिल तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। बस इतना। वो यहां तो नहीं आई है ना? तुम लोग खड़े क्यों हो भाई? अंदर जाओ, देख कर आओ। चलो। कल रात को एक जनरल स्टोर पे वारदात हुई है और वारदात का तरीका देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह वारदात हिना और उसके साथ है। वाह, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सर, इट्स एन ऑनर टू बी इन योर शो। नहीं, एज ऑलवेज। और हमारे कबीले का जनाब इतना, मेरे तो आपको पता, आपके वाले साहब से बहुत ही अच्छे मरासिम थे हमारे। तो खैर वो सीनियर थे बहुत, मगर ये कि बड़ी शफकत फरमाते थे ज़ुबैर अब्बासी साहब। जी हाँ। तो मुझे शमून को भी इंटरव्यू करके सामने देख के बहुत अच्छा लग रहा है। खैर पहले भी मुलाकातें रहीं, मगर ज़ुबैर अब्बासी साहब के बेटे को देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है ना। और तो बहुत सारी तालियां। इतने सारे शेड्स, इतने डिफरेंट गेटअप्स, और जिस एज से इब्तदा से आप करते चले जा रहे हैं इसी शोबे का हिस्सा होते हुए, और इस शोबे में कुछ थोड़ा बहुत मुनासिब काम करने के हवाले से, इसको थोड़ा बहुत समझने के हवाले से, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि बहुत ही कम आर्टिस्ट ऐसे होंगे पाकिस्तान में जिन्होंने अपनी नौजवानी में और जवानी में भी इतने ज़्यादा शेड्स, इतने ज़्यादा गेटअप्स किए हों। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? शायद आप सही कह रहे हैं। मुझे अभी आपका पैकेज देख के महसूस हुई खुद भी। कितने सारे शेड्स हैं ना। हाँ, तो मुझे लगा कैरेक्टर बनाते हैं आप हमेशा। जी। एक तो वसी भाई देखे, मुझे ना सच्ची बात कहूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा कास्ट किया नहीं जाता, तो मुझे टाइम बहुत मिलता है। जब हो जाता हूँ मैं कास्ट, तो होता है क्या है, मेरे पास टाइम होता है उसे डेवलप करने का, कैरेक्टर को, हुलिये को, जिस्म को, बालों को, दाढ़ी को। आप जैसा बंदा या ऑडियंस जब इन चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं ना, तो मुझे लगता है मेरा रिवॉर्ड मुझे मिलता है। और मैं आखिरी शॉट देख रहा था जिसमें आप किसी खातून को यकीन दिला रहे थे कि मैं ही हूं जो तुम पे जान दे सकता हूं, और उन खातून ने यकीन कर लिया उन्होंने यकीन कर ही लिया। शुक्र है, तो शेरी ने यकीन कर लिया। मुझे नहीं पता टीम ने शरारतन लगाया या इत्तफाकन लग गया जी। नहीं, डायरेक्टर ने क्या भी होना, कट तुसी नहीं हटे। डायरेक्टर मैं ही था।
तो ये शादी से पहले वाला सीरियल था? नहीं जी, ये बेसिकली मेरी मूवी है दुर्ज, ठीक है, जो बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार रही, क्योंकि बेसिकली ये एक फिल्म है, एक सब्जेक्ट था वसी भाई, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं अनफॉर्चुनेटली एक कहीं छोटा सा एक फ्लॉ था जो मेरे नजर से गुजरा, और वो ये था कि कैनिबलिज्म, ये आदमखोरी का जी 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 जी, उसके ऊपर कोई खास सजा नहीं थी। शायद उस फ्लॉ में मुझे एक कहानी नजर आई और मुझे लगा कि यार ये बड़ी खतरनाक बात है कि एक आदमखोर आदमी 6 महीने बाद आके वो अपनी कार्रवाइयां दोबारा शुरू कर दे और आपके साथ बैठा हो, जी जी जी, आपके घर में हो, आपके साथ हो, तो ये कैसे डिसाइड होगी बात कि इनको किस तरह की सजा देनी चाहिए। फिर मेंटल हेल्थ इनकी कौन चेक कर रहा है, कौन इनको प्रोबेशन पे चेक करता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो मैंने कुछ 1-1.5 साल रिसर्च की। फिर देन देयर वाज दिस जर्नलिस्ट, जर्मन जर्नलिस्ट, जिसने डॉन में, जिस जमाने में ये दोनों भाई पकड़े गए थे, उसने एक आर्टिकल लिखा था। आई कॉन्टेक्टेड हिम और उसने अपना पहलू, गोरा पहलू जो था वो दिया, मैंने यहाँ से उठाया। सो आई क्रिएटेड दिस फिल्म। मैं चाह रहा था कि एक तो पाकिस्तान, 2 रीजन थे। एक तो मैं चाहता था कि पाकिस्तान में मैं ये भी बता सकूं कि ये जो रियल गेटअप्स हैं, दाढ़ी शाड़ी आप देख रहे हैं, सब रियल है। इस पे हमने 1-1.5 साल कितनी मेहनत हुई है इसके ऊपर, उसमें नाखून तक हमने छोड़े और हमने वो कपड़े जो मैंने पहने थे वो तकरीबन साल तक धुले नहीं, ताकि वो फील आती रहे उसमें से। सर को बंदा शंदा तो नहीं खा गए? सर 1-2 खाने पड़े प्रैक्टिस के लिए, पता है। शमून आज फिर भूख लग रही है। आज फिर मैं दांत तेज करके आया हूं सर। तो बस वो फिर फिल्म बनी और उसके बाद फिर ये कंट्रोवर्सी का नजर हुई और इसके पीछे बहुत सारे लोग पड़ गए, बहुत सारे लोग, और मैं क्या बताऊं। लेकिन आपके भाई ने पूरा जोर लगा के इस फिल्म को रिलीज करवाया। ये कांस फेस्टिवल में गई, नॉन कंपटीशन में, और माशाल्लाह आज जो है वो अब ये चूंकि नेट पे है एंड इट्स अवेलेबल फॉर एवरीवन, तो इसे एक मास्टरपीस का उन्होंने, आप देखिएगा। मैं सब्जेक्ट मैं मिस कर गया, मैं आपका काम हमेशा ही मैंने आप देखिएगा, ये बहुत डिफरेंट फिल्म है बहुत। और ये इसलिए भी देखो ना, मुझे नहीं पता था ये, चूंकि इस स्टोरी को मैं भी फॉलो कर रहा था जी। एक चीज जरूर हुई, क्योंकि मैंने फिर लोग, जब मेरा ये सारा मीडिया ट्रायल होना शुरू हुआ इस फिल्म का, तो मैंने पीछे मकसद बताया। लोगों ने पूछा आपने क्यों बनाई कैनिबल्स पे फिल्म, तो मैंने बताया कि जी 297A और 297B ये 2 दफाएं हैं जो डॉर्मेंट है, सोई भी हैं मौजूद, लेकिन इनको एक्टिव नहीं किया हुआ, तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन होना बड़ी जरूरी है। तो सर वो हो गई। अच्छा ठीक है, अब वो दोबारा हो गई है। अब अगर ऐसा कोई केस पकड़ा जाता है तो इस अल्लाह ना करे, तो इन लोगों को मतलब उम्र कैद कम से कम जो है वो होगी। ठीक है। ये जो पहलू था शमून, जिसमें हम लोग मुआशरे पे नज़र रखते थे, हम खबर पे नज़र रखते थे, हम नॉवेल्स पढ़ते थे, हम सब, और आज भी करते होंगे लोग, और आपके वालिद साहब ज़ुबैर साहब थे, जुनेजू साहब थे, हैदर इमाम रिजवी थे, यहाँ से दीगर लोग थे, और मुआशरे में जो कुछ हो रहा होता था हम देखते थे, अच्छा यार इसको हम कैसे हाईलाइट करके या इसको सामने लाके अपना किरदार अदा कर सकते हैं। देखें ना, आप एक ऐसी चीज़ जो लेजिस्लेशन के ऊपर असरअंदाज हो रही है, या ऐसा मीडिया, ऐसा मीडियम जो कानून साजी पर असरअंदाज हो सकता है, उसका कितना इम्पैक्ट, कितनी ताकत और कितनी अहमियत है। ठीक है, ये कम हो गई है बिल्कुल, या अभी भी हो रहा है, लोग इस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कम हो गया है सर, क्योंकि उसकी वजह यह है वसी भाई के सेंसर करने वाले लोगों को थोड़ा सा ये समझना होगा कि ये जब पॉइंट आउट की जा रही होती है बातें, देखिए जब तक क्राइम के बारे में बताएंगे नहीं तो उसका तोड़ नहीं निकाल सकते। दुरुस्त बात। तो क्राइम पहले बताना जरूरी है। आप कोई भी फिल्म देखते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, पहले आप विलन को जीतता हुआ देख रहे होते हैं कि यार ये जीत रहा है, लेकिन आखिर में आके कानून खड़ा होता है और एक तरीके से वो मुकफ़ात अमल के तौर पे या किसी भी तरह उसे वो सजा मिलती है जो ड्यू सजा। बुनियादी तौर पे तो निशानदेही कर रहे हैं, निशानदेही करना असल बात थी। अब हमारे क्या होता है, जब हम निशानदेही करते हैं उस बात पे एतराज हो जाता है कि यार इस बात पे बात क्यों कर रहे हैं। आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तानी सिनेमा। प्लीज हमारी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को ये देख लेने दें फिल्म, ताकि उनको समझ में आए कि हमें करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है वसी भाई। मेरे ये अपने कैमरे, मेरे अपनी लाइटें हैं, और पूरी फिल्म, इसमें खास बात मैं आपको बताऊंगा जो बच्चों को भी, जो नए फिल्म मेकर्स हैं, एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, सर इस पूरी फिल्म में जो कमाल बात है ना वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हुई है। अच्छा, आपने नेचुरल लाइट जो है वो यूज की? नहीं सर, मेरी बैटरी लाइट्स हैं सारी। अच्छा, बैटरी लाइट। तो मैं पहाड़ों पे भी बैटरी से काम किया, और कोई ऐसा सीन नहीं है इसमें जहां पे हमने लाइट में जनरेटर पे पैसा खर्च किया। तो ये मैं टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराना चाहता था। मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि 2 करोड़ रुपए का पहले इक्विपमेंट लाना जरूरी नहीं है।
बाय योर कैमरास, बाय योर लाइट्स, स्टडी करें थोड़ी लाइट्स वाइट्स को, एंड देन जस्ट स्टार्ट नरेटिंग योर स्टोरीज। असल में तो बात ये है कि आप क्या सुनाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन लाइट और चीज़ इंपॉर्टेंट है, मगर उसके साथ साथ इसकी भी सिग्निफिकेंस है। तो एतराज़ क्या था कि भाई आप पाकिस्तानियों को आदमखोर बताना चाह रहे हैं? नहीं, बस एतराज़ ये था कि जी ये नेशन को दिखाने वाली फिल्म नहीं है। मैंने कहा क्यों, मुझे बताएं। उन्होंने कोई रीज़न नहीं दे सके। उसके बाद मैंने एक बात तो बताइए, ये फ्लिप साइड तो आती है ना इसकी, ये एक सवाल आता तो है। मिसाल के तौर पे ये 2 आदमखोर भाइयों का केस था, वो सामने आ गया जो कि इंसानी गोश्त जो है वो खाते थे। अच्छा, उसके बाद अब ये खबर आई, खबर जो है वो अखबारात में आई, टीवी में शायद चली कि नहीं चली, तो कम लोगों तक वो खबर पहुंची और उस तादाद में लोग भी नहीं पाए जाते। लेकिन अगर वही बात जो है सिनेमा की फॉर्म में या ड्रामे की फॉर्म में आप करोड़ों लोगों तक पहुंचाएंगे, तो क्या अवेयरनेस के बजाय इंस्पिरेशन तो नहीं, किसी नौयत की नेगेटिव इंस्पिरेशन तो नहीं मिलना शुरू हो जाएगी? ये एक सवाल पूरी दुनिया में पैदा तो होता है, हमें भी इस पर सोचना चाहिए, गौर भी करना चाहिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसके 2 पहलू थे। एक, जो ये मेंटल, जब मैंने इससे बंदे से मिला, मैं जो उनमें से एक पकड़ा गया था, मैंने उससे पूछा कि, मैंने कहा देखो भूख तो मसला नहीं है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि भूख के लिए तो आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर जाके बैठ जाते हो जहाँ लंगर बट रहा होता है, आपको एक वक्त की रोटी मिल जाती है। इसका मतलब है कि कोई मेंटल इशू था ना, नीक्रोफीलिया का इशू था ये, ठीक है? इट इज अ डिजीज, दिस कैन नॉट कम टू यू। अभी मैं आपके सामने एक ह्यूमन बॉडी पार्ट ला के रख दूंगा, आप उल्टियां करना शुरू कर देंगे, बिकॉज यू आर नॉट अलाइंड टू दैट सिस्टम। एक बात तो, एक तो ये मेंटल हेल्थ का इशू था जो कि हमारे यहाँ चेक ही नहीं है। हमारे यहाँ पागल कह के तो फारिग कर देते हैं, हम जानने की कोशिश ही नहीं करते कि उसको किस मेंटल डिसऑर्डर से वो गुजर रहा है। पागल है जी, पागल है, ठीक है? एक बात। दूसरी बात जो थी बॉस, वो ये थी कि ये जो लेजिस्लेशन वाली बात थी, इसको उजागर करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। कि हमारे यहाँ ये कैसे मुमकिन है कि एक मोटरसाइकिल चुराने वाला आदमी 10 साल अंदर चला जाता है। नहीं, ये तो पहलू इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 6 महीने की सजा क्यों? क्योंकि सजा असल में हुआ क्या था कि जब ये पकड़े गए बखड़ में, तो उस जगह पर हुआ ये था कि वो जो हेड मॉडरेटर था वो सुबह गया एसएचओ के पास, उसने जाके पूछा कि सर मुझे बताएं मैं इन पे क्या दफा डालूं। तो उसने कहा यार जो इन्होंने किया जुर्म वो दफा डाल। उसने कहा मुझे मिल ही नहीं रही। उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा जी कोई दफा ही नहीं है ऐसी। तो उसने कहा करीबी दफा क्या है? उसने कहा जी करीबी दफा है कब्र में से चीजें चुराने की। हाँ, बस वही लग सकी। उसने वही लग सकी। अब ये सुबह जुडिशल पे गए, जज भी सर पकड़ के बैठ गए, कहते ये दफा लगाई है। कहते सर कोई है ही नहीं। कहते तो इस दफा में तो 6 महीने जाएंगे अंदर ये। उन्होंने कहा जी डालें, हमसे तो जान छुड़ाएं इनकी। चले गए, 6 महीने बाद वापस आ गए। अब आप देखिए पूरा साइकिल। तो आपका ये मानना है कि इसके मस्बत असरात जो हैं वो पड़े और मनफी असरात जो हैं वो नहीं पड़े, या नहीं पड़ते जब आप किसी चीज़ को हाईलाइट करते, किसी सब्जेक्ट्स को खास तौर पे जिसके हवाले से कानून साजी कोई सुकम पाया जाता हो या कानून साजी की ज़रूरत हो? ये आपका। और वैसे भी जिन्होंने इस फिल्म को देखा है ना, उसमें 2 बातें क्लियर हैं। एक तो हमने कोई ग्लोरीफाई नहीं किया इस आदमी को। अच्छा, ठीक है, ग्लोरीफाई कुछ नहीं किया। उसने उससे जो जितनी बातें की गई उसमें उसने सवाल यही किया है कि आपने मुझे मार क्यों नहीं दिया। वो ये पूछता है। अभी जो बंधा हुआ था, तो ये आप जब देखेंगे फिल्म तो आपको पता चलेगा कि वो उल्टा खुद ही पूछ रहा है कि भाई सजा ऐसी दे दो ना कि हम जैसे लोग मर जाएं, हमें खत्म कर दो, छोड़ क्यों देते हो हमें? हम छोड़ोगे हम वापस आ जाएंगे, फिर इनकी नस्लें बढ़ेंगी। तो जीन्स में भी शायद हो, में भी शायद आ जाती है, रवैये में भी हो, या आदतन घर में देख रहे हैं कि भाई बाप कर रहा है। तो बात ये कि हमने कोई कभी, मैं विलन्स को ना ग्लोरीफाई नहीं करता। हाँ, विलन का एक पोर्शन होता है हर कहानी में जिसमें वो हमेशा सुपरसीड कर रहा होता है और बुराई जो है हमेशा ऊपर होती है। उसके बाद फिर वो कुदरत आके उसे जो है वो दबाती है। वही सिस्टम है इस फिल्म में। और ये जिस जमाने में आपने शूट की उस जमाने में आपकी शादी हो चुकी थी? जी से जी। मुझे इसमें कोई फर्क नहीं, आपकी वो है, ये तीसरी गालिबन आपकी जी शादी। जी जी। तो फिर सच्ची खुशी मिली अब आपको? जी भैया, सुकून मिल गया। अच्छा। असल में ना पार्टनर का, जब मैं हमेशा कहता हूँ 2 पार्टनर्स का एक ट्रैक पर इंटरेस्ट होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब आपके ट्रैक्स डिफरेंट होते हैं, आपके इंटरेस्ट पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं और आपके एम्बिशंस डिफरेंट हो जाएं, तो या तो एक्सेप्टेंस कर लेते हैं कि यार ये डॉक्टर बनना चाहती है, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या फिर आप उस चीज़ में लड़ पड़ते हो और फिर आप कहीं ना कहीं जो है ना वो आगे पीछे, आप आगे जा रहे हैं, मुझे बुरा लग रहा है, वो आगे जा रहा है, वो उसको बुरा लग रहा है। तो ये 10-15 चीजें इस तरह मिक्स होके ना बर्दाश्त का मादा खत्म हो जाता है लोगों में। पंचमन तुसी कभी छुरी फड़ी होवे तो भाभी ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਮੂਨ कैमरा नहीं है
लोग समझते हैं मैं सुबह उठते हैं ना छुरिया वुरिया मारता हूँ तो लोगों को 5-6 बंदे मारने के बाद नाश्ता करता हूँ। ऐसा नहीं है भाई। मगर आज मुझे भूख लग रही है। लेकिन आज आपको देख के दांत तेज करने का दिखता है। शमून, ये बताइए कि अब चूंकि आपने बात ऐसी कर दी इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, वरना आदमी की मर्जी है, ज़ाती ज़िंदगी आपकी, जैसे चाहे जिए आप। रिश्ते भी आप बेहतर समझते हैं जो भी अपनी ज़िंदगी के बारे में, मगर चूंकि आपने बात अब ऐसी की तो आपकी जो साबका जो पार्टनर्स रहे, हम सबको जानते हैं, हमारे कोलीग्स भी हैं, सब हम सबको ही जानते हैं, तो वो भी तो इसी शोबे से थे, एक ही शोबे के लोग थे। बिल्कुल। तो वो तो एक तरह से बड़ी केमिस्ट्री होनी चाहिए थी इस हवाले से, कम से कम। बिल्कुल होनी चाहिए थी। और देखिए बात वही होती है ना कि एक, मुझे लगता है एक एज का एक सिलसिला होता है जिसमें एक उनमें से 2 लोगों में से एक शख्स को ना थोड़ी जल्दी होती है। अच्छा। ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं आप, और आप ना उसी वक्त उसी एज में तय कर लेते हैं कि यार मेरा फ्यूचर अगर ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा फ्यूचर ऐसा हो जाएगा। हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले। देखिए मैंने वो वक्त गुजारा है जिसमें मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे वसीम भाई। मैं नीचे रेस्टोरेंट था, यानी ढाबा सा था जिसके ऊपर मैं रहता था। मैंने उससे खाना मांगा, उसने कहा यार 350 रुपये उधार हो गए, अब आप जब तक वो नहीं उतारेंगे जब तक मैं आपको खाना नहीं, एक रोटी। ये मैंने बसों पे ट्रैवल किया है, मैंने छतों पे बैठ के बसों के मैं काम पे जाता था। मुझे एक बात पता थी, मैं एक बहुत सॉलिड फादर का बेटा हूँ, एक मेहनती आदमी जिसने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, यूरोप में बिजनेस अपना खड़ा किया, और मेरी एज से उन्होंने शुरू किया था और वो कहीं पहुंच गए थे। मुझे ये पता था इस मेहनत का मुझे एक ना एक दिन जो है ना रिटर्न मिलेगा। मैं जल्दी में नहीं था, लेकिन अगर आपका पार्टनर जल्दी में और वो उसको उसी वक्त ये चाहिए और उसको इसी वक्त वो वाली गाड़ी चाहिए और इसी वक्त वो वाला घर चाहिए, तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे यार वेट, 5-7 साल साथ गुजारते हैं, 8-10 साल गुजरेंगे, जमा करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब आप पर अगर कोई ट्रस्ट ना करे और उसे जल्दी हो तो फिर रिजल्ट्स यही होते हैं कि आप उलझते हैं। कसूर शायद उसका भी नहीं, कसूर मेरा भी नहीं, उस सोच का था जो बीच में कहीं आगे फंस गई कि यार हमारे पास कभी होगा ये सब कुछ जो सबके पास है। तो एक वक्त आया जब मेरे पार्किंग के नीचे, घर के पार्किंग में 4 गाड़ियां खड़ी हुई थी। तो हम बहुत जल्दी फैसले कर लेते हैं, हम बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं, पैसा, रुतबा, स्टेटस के पीछे। इफ यू लव समबडी जस्ट बी विद देम एंड यू विल सी। यार जो होना होगा। मुझे बात बताएं सर, हर कोई आदमी मिलियनर ट्रिलियनर बनने के लिए तो नहीं पैदा हुआ ना। Not everybody is Jeff Bezos. Not everybody can become Elon Musk. Not everybody is like, rich. And some people become rich. Yes, you try your best and you do your best. But क्या rich होना ही जिंदगी की गारंटी है, खुशियों की गारंटी है? मुझे तो नहीं लगता। शमून, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बारीक आदमी हैं, तो लाज़िम बात है ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी मामले के हवाले से। कभी आपने एनालाइज किया कि जो आपके साथियों का पॉइंट ऑफ व्यू रहा, उसमें आपका इस सारे मामले में आपका क्या कसूर रहा? मेरा कसूर, अब चूंकि कोई है नहीं तो इसलिए मैंने वो सवाल किया है जो किया जा सकता है, आपसे करना चाहिए। मेरा कसूर ये रहा कि मैं एडमेंट रहा उस बात को लेकर के इन चीज़ों से हमें रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए। मैं 22 साल का था तब भी मैं ये बात करता था। मुझे लगता था इंतज़ार जो है ना, ये जो एक साथ कंपेनियनशिप का जो सफ़र है, यही कहीं लेके पहुंचेगा। अगर मैं फिर कहूँगा, मेरी गलती बस ये थी कि मैं उन बातों को फिर मैंने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, उस सोच को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया कि हम फेलियर्स हैं। हम फेलियर्स नहीं थे, हम लूजर्स नहीं थे। अगर आप मेरे मुंह पे खड़े होकर आप सोचोगे, ये कहोगे कि जी आप फेलियर हैं एंड यू आर नॉट गोइंग टू रीच एनीवेयर, दैट वाज माय फॉल्ट कि मैं चुपचाप नहीं सुन सका। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मोस्टली I have been rejected in my relationship. It's not never me कि मैं said कि you go. मुझे कहा गया कि यार हमने आपके साथ नहीं रहना है। बोला ओके फाइन। सो मैं कोई बुराई नहीं करूंगा। The amazing people, amazing women, और अपने अपने क्राफ्ट में, अपने अपने काम में उन्होंने अपना नाम बनाया, सब कुछ किया। बट शायद जल्दबाजियां कहीं होती हैं जिसमें, अच्छा मेरा भी कसूर ये रहा कि मैं उस चीज़ को अडेप्ट ही नहीं करना चाह रहा था। मुझे लगता था कि ये जल्दी है। समझ आया मेरी बात? और ये भी हो सकता है कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से
ताखीर हो रही हो और वो वक्त पे हो, कुछ कुछ चीज़ों का वक्त पे होना भी तो ज़रूरी होता है ना, ये भी होता है, अपने मिजाज भी देखिए होता है वक्त आया ना, फिर उन लोगों का भी अच्छा वक्त आया, आ गया ना, लेकिन वो 10 साल के बाद आया। वो उमैमा हो या वो जुवैरिया हो, उन दोनों का अच्छा वक्त अपने अब जो सफ़र गुजरना था उसी में, अब वो मेरे साथ होती या ना होती, वो वक्त अच्छा आना होता है। क्योंकि देखिए मैं तो बड़ा सपोर्टिव रहा हूँ दोनों के लिए। मैंने जुवैरिया को मैं इंडस्ट्री में लेकर आया था, ठीक है, उमैमा को बाकायदा एज अ ट्रेनिंग मेरे लिए शी वॉज वेरी डियर एंड शी इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन। दोनों बहुत अच्छी ख़वातीन हैं, लेकिन मेरे लिए ये मेरे सब्जेक्ट्स थे कि यार इन लोगों को ना आगे लेकर चलना है और इनके साथ जुड़ के रहना है, साथ मिलकर कुछ करना है। मेरे लिए आइडियलाइजेशन थी ब्रैड पिट, एंजेलिना जोली, फलाना फलाना, तो मैंने कहा यार एक कपल स्टार्स होते हैं ना, कपल स्टार बनना चाहता था, दैट डिडंट वर्क। तो मुझे लगा कि दे वांट देयर सेपरेट ट्रैक्स एंड इट हेल्प देम। मैं आपको ये भी बता दूं, अल्लाह मियां जरूरी नहीं होता कि आपको जोड़ के रखे तो वो कामयाबी हो, बाज़ औक़ात ये होता है कि आप अलग ट्रैक्स लेते हैं। तो उमैमा ने अपने ट्रैक में माशाल्लाह पूरा उसने अपना पूरा थ्रॉटल पे काम किया, जुवैरिया ने अपने थ्रॉटल पे काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई ऐसे हालात उनके नहीं हैं कि कोई कहे कि यार आपकी वजह से उनके ये हालात हो गए। दे आर रिचर देन मी, दे हैव मोर मनी, दे मोर probably they have done more than me in the industry। आपको लगता है सब अपनी अपनी जगह अल्हम्दुलिल्लाह खुश भी हैं? खुश हैं। तो हर जरूरी नहीं होता कि आप मतलब आपकी डिवोर्स हो जाए तो कोई बर्बादी ही होती है, समटाइम्स इट्स आल्सो गुड। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। और पता नहीं शमून साहब ने जो गुफ्तगू की उससे इसका लिंक बनता है कि नहीं बनता है, मगर मुझे शेर याद आ गया और फिर वापस आके इसी हवाले से शमून से ज़रूर बात करेंगे कि ये मसला हमारे यहाँ जहाँ भी रिश्ते बनते हैं, हर ख़ानदान में, हर घर में कुछ कहीं कम कहीं ज़्यादा ये मसाइल तो रहते हैं, रिश्ते बनते भी हैं, बनने के बाद टूटते भी हैं, और फिर हमें ये देखने को मिलता है कि टॉक्सिक जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं और बाज़ औक़ात तो पूरे ख़ानदान को उस लपेट में ले लेते हैं। मगर ऐसा रिलेशनशिप कैसे डेवलप किया जा सकता है, जैसे कि शमून कह रहे हैं कि अगर अलहदगी भी हो जाए तब भी एहतराम का रिश्ता जो है वो कायम रह सके, ये हम शमून से ख़ास तौर पे इनके तजुर्बे की बुनियाद पर जानने की कोशिश करेंगे। और तो मैं भी खुश हूँ, कोई उससे जाके कह देना, तो मैं भी खुश हूँ, कोई उससे जाके कह देना अगर वो खुश है मुझे बेकरार करते हुए। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शमून अब्बासी साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा शमून, अभी जो ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, जो भी आपके मामलात रहे और आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, लाज़िम बात है जो आप की बेगमात हैं उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, बिल्कुल, और उनको भी अपने इजहार का हक़ है, किसी भी फोरम पे बात कर सकती हैं। जो मेरे जहन में आया था मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई आपका क्या कसूर था ना, जी, तो आपने उसके ऊपर भी जवाब दे दिया। मगर एक और बड़ी अहम बात है जो आपने आखिर में कही, आपका कहना यह है कि आज भी आपका ताल्लुक हुमामा साहिबा से और जुवैरिया साहिबा से बहुत ही एहतराम का है, बिल्कुल, और जैसे छोटे मोटे काम एक दूसरे के होते हैं वो, जी जी, ये इसको कैसे बरकरार रखा जा सकता है? रिश्ता तो देखिए हर घर कैसे बरकरार रहता है, कैसे टूटता है, वो वही घर जो है वो जानता है, एक बात। और मगर टूटने के बाद ये हम सब सीख सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई रिश्ता ख़त्म हो जाए तो उसमें बाहमी एहतराम जो है वो ख़त्म ना हो, रिस्पेक्ट ख़त्म ना हो, और मोहब्बत नहीं रही कोई बात नहीं, मगर उसमें नफरत जो है वो दाखिल ना हो। इसको कैसे बरकरार रखते हैं? वैसे भाई मुझे लगता है ये दो तरफा जज्बा है। ज़ाहिर अगर सिर्फ मैं कोशिश करता और उस तरफ से ना होता ये रिस्पॉन्स तो क़ता ताल्लुक़ ही हो जाती है। शायद मैंने भी ये रियलाइज किया कि दे आर नॉट बैड पीपल, सर्कमस्टेंसेस वर बैड, ठीक है, और उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था जिंदगी के, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने भी ये बात सोची होगी। इन द हीट ऑफ द मोमेंट आप गुस्से में होते हैं, दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ क़त्ल ताल्लुक़ ही कर लेते हैं, बट जो कुछ नहीं भी जो कहते हैं ना कि जो आप मीन नहीं भी कर रहे होते वो भी कह देते हैं, जो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा होता वो आप कहीं ना कहीं से एलुसिनेट करने लगते हैं। एंड इवेंचुअली गुड पीपल अंडरस्टैंड गुड पीपल एंड दे, जब आपको टाइम मिलता है तो आप सोचते हो यार ठीक है ये दो बुराइयां थी, बाकी 8 तो अच्छाइयां थी, एंड एवरीबडी
यू नो आर पॉइंटिंग आउट दैट वसी भाई मैं यार ये 10 बातें अच्छी हैं तो, और पूरी दुनिया कहती है, सिर्फ मैं नहीं कह रही या मैं नहीं कहता कि जी जुवैरिया में ये 2 बातें अच्छी थी या 4 बातें, सब कहते हैं। इसका मतलब है कॉमनली एक अच्छी औरत है, कॉमनली एक अच्छा दिल है। तो वो जब आप ठंडे होते हैं तो मुझे लगता है आपको समझ में आती है। तो जब आप बात करते हैं एक दूसरे से तो यह दोनों की जिम्मेदारी है कि हम जब, हो सकता है मेरा फोन इनमें से किसी को जाए, अगर वहां से रिस्पांस बुरा आता है कि हाँ क्या बात है, क्यों फोन किया है, तो मैं फौरन रख दूंगा। या उधर से फोन आया और मैं कहूँ हाँ क्या मसला है, वो रख देंगे उधर से फोन। यू लिसन, इफ समबडी कॉल्ड यू, योर एक्स कॉल्ड यू, देयर मस्ट बी समथिंग। हाँ, आपका दिमाग खाने के लिए, आपके साथ बदतमीजी करने के लिए, आप पर इल्जामात लगाने के लिए, आपको किसी चीज में फंसाने के लिए कुछ कर रहा है तो अलग बात है। ऐसा मेरे साथ किसी ने नहीं किया, बिकॉज मैंने अपनी रिस्पेक्ट भी मेंटेन करके रखी है हमेशा। आपके अंदर भी एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह का इंसान होता है, जिसको आप फीड करते रहते हैं वो परवरिश पाता रहता है और वो बड़ा Exactly, हो जाता है। sir. Negative हमारे अंदर भी। यस, इसी तरह मुझे लगता है कि एक चैलेंज जो इससे भी बड़ा है वो ये है कि आपके जो कोलीग्स हैं, आपका लाइफ पार्टनर है, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनके अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह का इंसान है। बाज़ औक़ात हमारे रवैये पर डिपेंड करता है कि हम उनके अंदर से क्या बरामद कर पाते हैं। यस, मैं शमून का बेहतर रूप बरामद करता हूँ, या एक वो छोटा सा नेगेटिव रूप है मगर मैं अपनी बातों से उसको बिल्कुल एक जाइंट बना देता हूँ, देव बना देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि यार शमून ने बड़ी ज्यादती की वजह से। ये बात ये आपने बड़ी अच्छी। एक ही है कि मैं उसको अपनी मोहब्बत से, खुलूस से, प्यार से, रवैये से, अगर किसी शख्स का कोई नेगेटिव पहलू भी उसको राम कर लूँ, तो लोग बाज़ औक़ात कहते हैं कि यार बंदा तो बड़ा बुरा है, ये ना बड़ा अच्छा था लगे। हाँ, सही बात। ये सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि ये वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप ढूंढने निकलते हैं सर में किसी भी चीज को। मुझे वसी भाई के अंदर पॉजिटिविटी की तलाश होगी, मैं सिर्फ ध्यान उधर दूंगा, जहां वो नेगेटिव एस्पेक्ट आएगा मैं अपनी या तो आंखें बंद कर लूंगा या मैं आपको रोकूंगा कि वसी भाई आप पर सूट नहीं कर रही दादा ये बात, आपने इनके लिए ये बात क्यों की यार, आप तो इस तरह के बंदे नहीं है। और ये भी पोलाइट वे में अगर आप समझाएं तो लोगों को समझ में आती है एक दूसरे को। अब जब मैं निकलूंगा ही नेगेटिविटी तलाश करने तो सर मैं इस वक्त जो है वो सोने का बन के आ जाऊं। मेरी तो हर बात और हर एक्ट और हर मिसाल मेरी गलत है। वैसे आपकी गुफ्तगू इस कदर शानदार है कि लगता है कि आपको तो एक रिश्ता भी 100 साल चलना चाहिए था। बस ये गुफ्तगू ही लेके बैठ गई मुझे, मेरे ख्याल में मुझे चुप रहना चाहिए था, मुझे लगता है खामोश। असल में बीइंग अवेक इज आल्सो अ क्राइम सर। आपको इतना ज्यादा जो है ना वो उजागर भी नहीं होना चाहिए दिमाग आपका। तो अब आजकल शेरी ज्यादा बोलती है कि आप ज्यादा बोलते हैं? यार हम दोनों ही बोलते रहते हैं। हाँ, शेरी तो बहुत अच्छा है, बहुत मजे की उसकी जो, वही मैं कह रहा हूँ ना। देखें अब कता मतलब इस बात से ताल्लुक के पिछला क्या था, मैं अब की बात बता रहा हूँ। Sherry is somebody who tries to find the best in me all the time. All the time. मैं कहता हूँ थकती नहीं हो इस चीज से, वो कहती है there is so much in you. Not that she is sitting home. मैं तो फिर मैं कहूँगा फिर तीसरी भी मेरी शादी एक्ट्रेस से हुई है। अगर मेरा ये प्रॉब्लम होता सर तो मैं तो जाके किसी नर्स से, किसी डॉक्टर से कर लेता। लेकिन क्यों मैं उसी इंडस्ट्री में दोबारा, क्योंकि मैं बताना ये अपने आप को भी चाह रहा था कि इट इज नॉट द इंडस्ट्री, इट इज योर मेंटल इट्स माइंडसेट। मेरा माइंडसेट इस इंडस्ट्री में रह के भी अच्छा हो सकता है और इस इंडस्ट्री में ना रह के भी मैं एक बड़ा अजीब सा आदमी हो सकता हूँ। ये जो स्टिग्मास है ना इंडस्ट्री में, ये होता है, झूठ है। चीटिंग डॉक्टर भी कर रहा है, इंजीनियर भी कर रहा है, रोड बनाने वाला आर्किटेक्ट, मर्द और औरतें ही है ना जी, मर्द औरतें हैं ना सर, इंसान है ना। ये क्या हमने एक स्टिग्मा बना लिया है जी, इंडस्ट्री के लोग तो होते ही ऐसे हैं। यहाँ तक कि हम जो मर्द को मतून करते हैं कि बहुत वो है, तो वो भी कहीं ना कहीं खातून तो इन्वॉल्व है ना, तो सब बराबर के उसमें कहीं थोड़ा बहुत कम ज्यादा तो हो सकता है। ये माइंडसेट है, इसमें ना जेंडर का कोई ताल्लुक है। मुझे लगता है मर्द ऐसे हैं, औरतें ऐसी हैं, ये इल्जामात लगाते हैं हम। मतलब वफा की कोई वफा का कोई जेंडर नहीं ना। पर शमून हुण तुसीं गल कर रहे सी कि डॉक्टर ने शादी हो जाती, अगर सचमुच तुहाडी डॉक्टर ने शादी हो जाती तो मेरे बाल होते आज। ये वैसे नया गेटअप अच्छा लग रहा है आपको बहुत। अच्छा जी, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्रेडिट मेरी वालदा को इसलिए जाता है कि उन्होंने बचपन में कहीं ना तकिए वकिए रख के मेरा सर सीधा बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना। वरना अगर वो निकले भी होते टूंगे वूंगे इधर से तो वो ना एक्सेप्ट होता। अच्छा, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं जी कि अभी मेरे जैसे ही मैं इस गेटअप में गया, एक्चुअली आई बीन थ्रू, लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं इंटरनेट पे। मैं इतना तो अच्छा लग रहा है सर। वो हुआ ये कि मैं ना असल में मुझे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक बीमारी होती है, मुझे वो हो गई। अच्छा। और वो 1.5 साल तक मेरे पूरे जिस्म पर फैल गई थी। अच्छा।
तो मेरे जख्म हो गए थे और बहुत बुरे सॉरी आई डिडंट नो। नहीं हाँ, तो मैं तो सिर्फ इस वक्त इस अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। तो हुआ क्या कि मैं मुझे जो कलर में अमोनिया होता है, किसी भी किस्म का केमिकल मुझे मना कर दिया था कि यू कैन नॉट अप्लाई एनीथिंग। एंड ज़ाहिर शेव हम रखते हैं, बाल होते हैं तो वो आपको कहीं कलर भी करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो एक रेगुलर स्टेटस होता है आपका, हर तीसरे चौथे दिन जी दोबारा कलर कलर कलर। अब वो 15 साल से चल रहा था। ये मैं अवेयरनेस के लिए भी बता रहा हूँ कि अमोनिया बड़ी खतरनाक चीज़ है। उस अमोनिया ने क्या किया, जाके मेरे पूरे जिस्म में कुछ ऐसी गड़बड़ की कि उसने पूरे जिस्म, अखाड़ा जब मैं कर रहा था तो अखाड़ा में मेरी वो पीक थी कि माय स्किन वाज ऑल बर्बाद। मैं स्किन के साथ काम कर रहा था और किस तरह मैं कर रहा था मुझे पता है। अब हुआ क्या, डॉक्टर ने मुझे बोला कि जी अब आपके पास दो हल है, एक आप कलर करना छोड़ दें। तो मैंने कहा अच्छा यार वो तो मैं बड़ा कोई बदहाल लगने लगूंगा। तो उन्होंने कहा दूसरा आपके पास ये कि आप टोटल क्लीन शेव हो जाए और सिर्फ रेजर इस्तेमाल करें, नो कलर्स। अच्छा। तो मैं उस बीमारी के स्टेटस में ही था जब मैंने अपने आप को क्लीन शेव किया। 4 दिन बाद, अभी काम कोई नहीं मिल रहा था मुझे, 4 दिन बाद मरीना खान का फोन आता है उनके ऑफिस से। वो कहते हैं जी एक सीरियल है बहुत मजे का। और मैं क्या यार, मैं अभी गंजा हुआ हूँ यार, ये क्या हो गया ना। अब मेरी अजीब से स्किन हुई, फटी फटी सी सब कुछ। मैंने कहा यार मैं क्या बताऊँ उनको, लाखों रुपए का मेरा इलाज चल रहा है। एंड आई सेंट हर अ पिक्चर। मैंने कहा मरीना जी मेरे तो ये हालत है, ये ऐसा दिख रहा है। शी वाज सो ब्रेव, शी इज एन अमेजिंग लेडी, शी इज अमेजिंग। बस मैं जरा ऑफिस से पूछ लूं, यही चाहिए था। हाँ, मैं हैरान, मैं क्या यार पता नहीं मैं कैसे प्रूव होऊंगा, ये गंजा आदमी क्या कहेंगे इसको, क्या हो गया। ये दस्तक की बात कर रहे हैं। दस्तक, हाँ हाँ हाँ, दस्तक। एंड somehow I got approved। मैं बड़ा हैरान। अच्छा, अमूमन जो नहीं जानता, जैसे मेरा भी कहीं फैमिली देख रही तो डिस्कस ये हुआ कि गालिबन शमून ने इसी मतलब गेटअप बनाया। शमून की आदत है सारे बनाए हुए ना, मूछे बढ़ा ली, कभी दाढ़ी बढ़ा ली जी। तो वो उसमें मेरी खपत हो गई। फिर वो अल्लाह का लाख एहसान है, बीमारी से भी दाद वसूल कर लिया आप। तो ये अल्लाह की करनी है, करम नवाज़ी। और बस फिर मैं गंजा आदमी जो है वो सीरियल में आ गया। अब मैं देख रहा हूँ अब ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है। अब बहुत सारे लोग ना गंजे होने के खुद ही कह रहे हैं गंजे हो जाओ, इससे पहले कि गंजे हो जाओ। अच्छा शमून, अभी टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात हुई, वैसे तो हमने उस पर काफ़ी बात कर ली है, मगर अभी मुझे एकदम से ख्याल आया कि वो ये एक ऐसी लहर होती है जो फिर बड़ी दूर तक जाती है, जो वेव्स होती है ना नेगेटिविटी की, नफ़रतों की, इख्तलाफ की। ये ज़लज़ला जो है बहुत सारे घर जो है बाज़ुकात उनको अगर तबाह ना भी करे तो उनको हिला के रख देता है। आपने अखाड़ा की बात की, तो अखाड़ा में हुमैमा के भाई जो थे वो भी उसका हिस्सा थे। तो आप लोगों के ताल्लुकात हमेशा ठीक रहे? ठीक रहे। वो फिरोज मुझसे हमेशा से बहुत प्यार करता था, उस ज़माने में भी। और वो फिर एक स्टार बना और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ उसने पहला काम मेरा किया था, जिसमें मैंने उसको थोड़ा ट्रेन किया था, उसको थोड़ा ज़रा एक्टिंग के पहलू ज़रा, और उसको मैंने एक्सप्लोर खुद करवाया था कि तुम क्या हो, क्या कर सकते हो। तो वो एंग्री यंग बॉय का जो आज रोल करता है वो उससे मेरे प्ले में बहुत पहले कर लिया था। इंटेलिजेंट बच्चा है। शुरू में जब हम अखाड़ा के वैनिटी में साथ बैठे थे तो देयर वाज दिस ऑकवर्ड साइलेंस। अच्छा, हाँ। और ये पहली मर्तबा आप लोग इकट्ठे काम कर रहे थे? हाँ जी, पहली दफा। एक्चुअली मुलाकात भी हमारी नहीं हो पा रही थी उसके बाद से, बहुत कम मुलाकातें हुई। और देयर वाज दिस ऑकवर्ड साइलेंस, बट एज अगेन आई सेड ही रिस्पेक्टेड मी एंड आई रिस्पेक्ट हिम एंड आई रिस्पेक्ट हिज स्टेटस राइट नाउ। ही इज अ स्टार, नो डाउट, ठीक है ना। और उसके स्टारडम को कोई डाउट हम नहीं कर सकते कि जी वो फेक है, वो पीपल लव विरोध। हाँ, नो डाउट जी। तो वो ऑकवर्ड साइलेंस में 1-2 दिन गुजरे। उसके बाद आई अंडरस्टूड कि ये बहुत छोटा है, शायद उससे नहीं इनिशिएट हो पा रहा उस सिलसिले में। ही इज द ब्रदर ऑफ यू नो, तो आई शुड यू नो गो एंड स्टार्ट स्पीकिंग टू हिम इन अ गुड वे। सो हम मिले और फिर हमने एक दूसरे में उसको झप्पी शप्पी लगाई। मैंने कहा मेरा और तुम्हारा ना सब ऐसा ही है। तो मैंने देखा उसकी आंखों में हल्का ना एक नमी थी, because he loved me and he was the one who never wanted this to happen। जब ये हो रहा था सब तो वो कहता था यार शमून भाई बस किसी तरह ना हो ऐसा, बट हो गया जाहिर है। लेकिन मुझे लगता है कि it shaped many lives। उसके वही फिर मैं कह रहा हूँ ना कि कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ों के टूटने से कुछ चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना। एक बीज गिरता है ज़मीन पर अपने फूल से उखड़ के, तो वो एक नया पौधा पैदा कर देता है। तो इस तरह मुझे लगा फिरोज भी एक अपने स्टेटस पे गया, उसके अंदर भी शायद कुछ था यार, अब मैं कुछ बनूंगा। तो मुझे बड़ा फिर हमारे कुछ इस तरह के सीन्स थे, बड़े इंटरेस्टिंगली लिखे हुए थे वो,
कि वो somehow they were relatable to, समझ रहे ना, to the actual situation, जो आपकी असल जिंदगी है जी। तो वो हमारे बड़े मोमेंट्स आए मेरे और फिरोज के, जिसपे मैं उसके गले में हाथ डाल के कहता हूँ कि ये जो मोहब्बत होती है ना, इस तरह की उस पर कोई बातें थी कि मैं उस पर बस अंधा एतमाद कभी नहीं करना, इस तरह की कोई बातें करता है। तो वो मैं देखता था उसकी आंखों में ना एक्सप्रेशंस आते थे और जाते थे कि यार ये बड़ा रियलिस्टिक लग रहा है सब कुछ। मगर आप दोनों ने इसमें भी एहतराम को अल्टीमेटली दरियाफ्त किया और बरकरार रखा। देखें, जब वो मेरी हैसियत को, यानी शो बिजनेस की जो भी मेरी 2 सेंट की भी अगर मेरी कोई वैल्यू, और बहरहाल आप सीनियर हैं उनके जी, और मैं उसकी हैसियत को अगर मतलब अपने अंदर बरकरार रखूंगा, तो मुझे लगता है मैं ये सोचता नहीं जी फिरोज खान कौन, मैं शमून अब्बासी, और वो कहता हूँ जी शमून अब्बासी कौन, मैं फिर तो वहां तो तबाही थी, वहां तो फिर एक सीन करना भी अजाब है, जो हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अलमिया है सर, कि इस वक्त हम ना ये भरमबाजियां, ईगोइज्म के चक्करों में हम सेट्स पे जाके ना प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का टाइम वेस्ट करते हैं। अरे डिक पे आया इसका क्यों शॉट ले रहे हो, और फलाने को छड़ यार, मेरा कर यार। ये जो छोटा दिखाने का कांस्टेंट प्रोसेस है ना, इससे जान छुड़ाए। जब फिर मैं कहता हूँ आप हाथ, किसी का हाथ उठा के आप ऊपर करते हैं ना, तो आपका भी हाथ ऊपर हो रहा है, याद रखिए। आपको याद है अनोखी ने किया था झारा साहब का जी, वो रेफरी ने बराबर करार दे दी कुश्ती, और अनोखी साहब ने क्या किया, जो जापानीज जो पहलवान थे उन्होंने, रेफरी ने बराबर करार दे दी और अनोखी ने हाथ ऊपर कर दिया झारा का। कितनी कुश्तियां होंगी अनोखी की, कितनी कुश्तियां होंगी झारा की, कितनी कुश्तियां होंगी दुनिया के पहलवानों की, मगर वो जो जेस्चर है अनोखी का वो याद रह गया। तो आपने जितनी भी गुफ्तगू की अपने रिलेशनशिप्स के हवाले से, अपने लाइफ पार्टनर्स के हवाले से, उसके बारे में कई तरह की राय हो सकती है, लोगों की भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, आपके लाइफ पार्टनर्स की भी हो सकती है, मगर ये जो आपका जेस्चर है, जैसा कि आप कह रहे हैं, और यकीनन आपने ऐसे ही किया होगा, मैं समझता हूँ उसके लिए बहुत सारी, क्योंकि बड़ों को बड़ा बन के दिखाना चाहिए और पहल करनी चाहिए किसी भी मामले को बेहतर करने के लिए, किसी भी रंजिश को ख़त्म करने के लिए। स्टे विद अस नाज़रीन, स्टे विद अस। और बहुत ही आई होप कि डिफरेंट शमून अब्बासी जो हैं वो आज आपके सामने होंगे। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। आई होप के लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ छोटे वक्त में। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। जी फातिमा साहब। जी शाह जी, मेरा शमून साहब से एक सवाल है कि यू हैव नोन फॉर योर बेस्ट परफॉर्मेंसेस इन सम नेगेटिव रोल्स, तो हीरो का किरदार करना आपको पसंद नहीं है या कभी मिला नहीं है? मुझे एक बात पता थी कि हीरोज इतने सारे हैं माशाल्लाह हमारे पास कि अगर मैं उस लाइन में लगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा ना, लाइन से बाहर निकल के अलहदा खड़े हो जाओ और एक एक करके विलन, ये हीरोज का वेट करो, ये सब सामने आके खुद खड़े हो जाएंगे। शमून साहब, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰੋਬਦਾਰ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਕੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ तो नहीं लंघदा होएगा? नहीं, मेरे पास फकीरों से ज्यादा ना आजकल कंगी वाले आ रहे हैं। कहते हैं फाइन ले लें, तो मैं बस यूं ही करता हूँ, वो चले जाते हैं। जी फातिमा जी शमून साहब, अब हमारा सेगमेंट होता है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान। तो बढ़ते हैं अपनी जादुई पिटारे की तरफ। आइए। शमून साहब तशरीफ लाएं। जनाब। अच्छा, आप कंगा ओरे परे कर दे हो। वाह भाई वाह। अच्छा, इसमें देखें ये जो चीज़ है ना, इससे मेरी ज़रा कुछ चीज़ें वाबस्ता हैं, कुछ बड़ी अच्छी यादें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। माशाल्लाह जिड्डी ਤੁਹਾਡੀ हाइट है, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਮਚੜਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। धड़ल मार रहे हो। एक गल तो दसो शमून साहब, कराची ਦੀਆਂ ਚਾਮਚੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਚਾਮਚੜਕਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? नहीं, एक जैसी नहीं होती। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰ ਨਾ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਪਰਾਂ ਨਾ ਉੱਡਣੀਆਂ। तार बहुत है ना हमारी तरफ, तो वो बस एक ही पर रह गया उधर वाले का। तार बहुत लगी है। जी स्टोरी है कि जी मैं चूंकि इटली में पैदा हुआ, तो मैंने पूरी लाइफ अपने 15-17 साल जो है वो फुटबॉल बहुत खेली। ठीक है। तो मेरे लिए फुटबॉल जो थी वो बड़ी एक बड़ी हैसियत रखती थी लाइफ में, क्योंकि मेरे जहन में ये था कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं नेशनल और फिर इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहता। ठीक है। वाह। तो मुझे ये था कि स्टेडियम में उतरे तो आपकी आवाज लग रही हो, और वो नहीं है जो रोनाल्डो और मेसी की। तो मेरे एज में जो था उस जमाने में था रॉसी,
इटली का, मैं उसका बहुत बड़ा क्या प्लेयर था जी। तो रॉसी को मैं हमेशा देखता था, मैं कहता था यार ये बनना है बड़ा होके। तो मैं फुटबॉल में बड़ी जान मारता था। जब हम पाकिस्तान शिफ्ट हो गए तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फुटबॉल का तरह रुझान नहीं था जी, बिल्कुल ही। तो वो क्रिकेट अच्छा, क्रिकेट से मेरा कोई ज्यादा वास्ता था नहीं ना, मुझे बहुत पसंद था क्योंकि मैं हमेशा पूछता था कि ये कैसा गेम है जिसमें सिर्फ 2 लोग खेल रहे हैं और बाकी के 9 जो है ना वो खड़े हुए सर खुजा रहे हैं, इधर देख रहे हैं। मैंने कहा कौन सा स्पोर्ट्स है, मैंने आज तक नहीं देखा इतना लेजी स्पोर्ट। और मुझे डांट पड़ती थी, यार तू क्या बोल रहा है, तुझे पता है क्रिकेट कितनी मजे की चीज होती है। मैं कहता हूँ यार वो जो बंदा 4 दिन से वहां खड़ा हुआ है, रोजाना मैच खड़े और वो उधर खड़ा कर देते हैं, वो बेचारा आखिर में बैठ जाता है क्योंकि उसकी बारी नहीं आ रही होती। तो ये कौन सा स्पोर्ट है? स्पोर्ट्स तो ये होते हैं कि जनाब 22 बंदा भाग रहा है और बस भाग रहे हैं और दौड़ रहे हैं और पसीने, फाइटिंग फॉर 1 बॉल, यू नो 1 बॉल। तो क्या हुआ, मेरे फिर कुछ दोस्तों को समझ में आया कि यार ये फुटबॉल तो खेल। तो मेरा एक दोस्त था मुमताज, जो आज भी है, और वो बांग्लादेशी था और वो बहुत स्पोर्टिव आदमी था। उससे मेरी दोस्ती हो गई स्पोर्ट्स की वजह से। एंड ही वाज सच अ गुड प्लेयर ऑफ बैडमिंटन, ही ट्रेन्ड मी। उसने मुझे ट्रेन किया और उसके बाद उसने मुझे सिंध बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उसने मुझे कहा कि तुम ना शमूलियत लो। और हम खेलते गए और मैं भी एक लेवल का प्लेयर बन गया था जब तक। अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा प्लेयर बन गया था। और फिर एक वक्त आया कि जब मेरा बड़ी फिल्मी स्टाइल में उसी के अगेंस्ट मैच पड़ गया। तो हमें बड़ी फिल्मी सिचुएशन हो गई कि यार चैंपियनशिप हो रही है और वो मेरे सामने और मैं उसके सामने हूँ, मेरा ट्रेनर है वो। अब समझ में नहीं आ रहा, वो मुझे इशारा कर रहा है, अब मैं उसे इशारा कर रहा हूँ कि क्या करना है बताओ। एक दूसरे क्यों कर रहा है, एक दूसरे के क्लोज ने पीछे हाँ जी, बड़ा वो फिल्मी सिचुएशन। और वो मुझे इशारा कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो वो मुझे ना यूं इशारा करता है कि तू जीत, और मैं उसको इशारा कर रहा हूँ तू जीत। और जनाब वो बड़ा कोई मुझे हिस्टोरिकल मैच याद है कि हमने खेला और फिर हम एक दूसरे को इल्जाम ही लगाते रहे कि यार तूने नहीं अच्छा खेला, और वो कह रहा है तूने नहीं अच्छा खेला, और उसने मुझे जिता दिया एज अ कोच। उसने मुझे जिताया। हाँ, उसने मुझे जिताया। तो मैं ट्रॉफी लेकर आया। तो मुझे जब भी मैं बैडमिंटन देखता हूँ मुझे वो मोमेंट्स याद आते हैं। वाह। और वो आज बांग्लादेश में माशाल्लाह, उसने मुझे 25 साल के बाद कांटेक्ट किया अभी 15 दिन पहले। तो माशाल्लाह उसके बच्चे हो गए, सब हो गया। कहता है मैं तुम्हारे शोज देखता हूँ। तो मैंने कहा तुम कहाँ हो? कहता है ढाका में हूँ मैं। तो a big shout out to Mumtaz, to your entire family if you're watching this. और तुम्हें ये देखकर तुम याद आएंगे। And for this great gesture as well, इसलिए कि ये चीज़ें बड़ी खूबसूरत होती हैं। जैसे कि अभी हमने अनोखी की बात की, अनोखी साहब की, ये आपने अपने टीचर का जिक्र किया, देखे ना, कि उन्होंने कहा नहीं यार मैं इसे जिता देता हूँ। मैं पिछले दिनों देख रहा था, मैं डिटेल में बहुत नहीं देख सका, मगर कोई मैच था तो जनूबी अफ्रीका के कप्तान ने लारा का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर सकता था, जो सबसे ज़्यादा स्कोर का गालिबन रिकॉर्ड था, और उसने कह के छोड़ दिया कि इतने अजीम प्लेयर का और इतना बड़ा रिकॉर्ड जो है वो कायम रहना। क्या बात है, क्या जेस्चर है यार, ये जेस्चर, क्या बड़ा पान, ये बड़ा ये बात ना। अब हमारा सेगमेंट है कि पब्लिक सब जानती है। अच्छा, तो शाह जी देखते हैं आज पब्लिक क्या जानना चाह रही है शमून साहब से। हाँ, कुछ जानने को रह गया क्या? या जान चुकी है, ये बताएं। जानती है पहले से? अच्छा जी। शमून साहब, आप एक शो भी करते रहे हैं जिन्नो चुड़ैलों वाला, कभी असल में भी ऐसा हुआ है कि आपके पीछे चुड़ैल पड़ गई हो और फिर आपने क्या किया? चुड़ैल मेरे कुछ पीछे भी नहीं, इन्होंने चुड़ैल नूं क्या मैनू किसी अगले स्टाफ ते ला दे। मैं जी तमाम चुड़ैलों से अपनी जान छुड़ा ली, यही कह सकते। वैसे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं और भूत प्रेत जिन, आपको कभी किसी नौयत का इंटरेक्शन हुआ है इस किस्म के मामले से? बस मैं ये कहूँगा कि बराह रास्त नहीं हुआ। मैंने कुछ 150 एपिसोड्स किए थे। बराह रास्त कौन बताता है, हुआ तो सबका होता है। बस मैंने एक शो किया था, उसमें वो 150 एपिसोड्स में कोई 1-2 वाकयात ऐसे हुए थे। अच्छा, वाकई? हाँ, ऐसे हुए थे जिसमें मुझे जरा, क्योंकि मैं इस मामले में बड़ा नेगेट करता हूँ कि जो रूहें और ये जो एंटिटीज होती हैं अचानक आपके सामने आके खड़ी हो जाती है, मैं नहीं मानता। ठीक है, लेकिन मुझे भी कभी कोई चीज सामने नजर नहीं आई, लेकिन कुछ एविडेंसेस ऐसे मिले जिन्होंने मुझे डरा दिया था उस रात को। मैं बस वही एक शो करता था, यही साए, तो एक जगह पे हमें बुलाया गया जहाँ पर वो कहते थे कि मलीर में, कराची में एक जगह है, एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे दरख्त हैं, लेकिन
उनमें से एक दरख्त जो है ना वो बिल्कुल सूखा हुआ है और उसकी जो कंप्लीट डायरेक्शन है उसकी वो एक तरफ को हुई है। और तो मैं वहां गया तो कहते हैं इस पर चुड़ैल रहती है और जिस दिन रात 14वीं का चांद होता है उस दिन निकलती है। अच्छा। तो मुझे लगा ये मिथ है, कोई जाके देखना चाहिए। सो आई वेंट देयर अपनी टीम के साथ, पूरी रात हम बैठे रहे, कुछ भी नहीं था। उस दरख्त पे चढ़ा भी है मेरा असिस्टेंट, उसने देखा भी, सब कुछ किया। और जब हम जाने लगे तो कैमरा वैमरे पैक कर रहे थे तो मैंने कहा कुछ भी नहीं है। हाँ, इन्होंने असिस्टेंट को कहा सिरा सूरा पैक करो तो गड्डी च रखो चलिए। हाँ, पिछे ओवरलैप हुई, मैं तो पार्लर ते सां, तुसीं कित्थे चले गए? तो बस जब हम जाने लगे तो उस दरख्त के नीचे मैं जाके खड़ा हुआ और फाइनली मैं कुछ शॉट्स ले रहा था। मैंने कहा चलो क्लोजिंग है, इसके कुछ शॉट्स ले लेता हूँ। और जब मैं मुड़ता हूँ भाईजान तो इतना बड़ा दायरा था जितना बड़ा आपका ये सेट है, और मैं देखता हूँ कि 3-3 फुट के 4-4 फुट के इतने ऊंचे ऊंचे कांटों का एक बैरियर बन चुका है। अच्छा, चूंकि कंप्लीट अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी थी। वाकई? जी जी। और उससे पहले कांटे नहीं थे? नहीं थे, क्योंकि हम तो वहां घूम फिर रहे थे। और आपने उस जगह को क्रॉस किया था? जी जी, मैं तो नॉर्मली हम घूम रहे थे। और जब मैं मुड़ा हूं तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये क्या हुआ है। तो लड़के थोड़ी दूर फासले पे थे और वो भी आ गए और उन्होंने कहा शमून भाई ये तो समझ में ये नहीं आ रहा, आप दाखिल कैसे हुए इसमें। तो एक कांटों का पूरा, तो उसने थोड़ा मेरा दिल ना बिठा दिया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा सॉलिड वाकया है। सॉलिड वाकया। और वो हमने फिर फुटेज रिकॉर्ड की थी। हाँ। और फिर हमने रिवाइंड करके ऑडियंस को भी दिखाई कि देख लें यहाँ कुछ नहीं था। अरे, और ये सडनली कांटों के, और बड़े बड़े कांटे जो कीकर का कांटा होता है उसके सूखे हुए सूला, पंजाबी जिन्होंने कहते सूल जी, और बकायदा एक रो में गोलाई में ऐसे जैसे उसने मुझे कैद किया हो उसमें। ये कीकर के कांटों से ना मुझे मोमिन का एक शेर याद आ गया। आप चूंकि जुबैर साहब के फर्जंद हैं, सीमा साहबा के भतीजे हैं, तो मोमिन क्यों नहीं याद आएगा। फिर बाहर आई वही दश्त नवर्दी होगी, फिर बाहर आई वही दश्त नवर्दी होगी, फिर वही पाँव वही खारे मुगीला होंगे। वाह 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 मोमिन जी। शमून साहब, आपने अपना लुक का स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज किया है, और ये सब किसकी फरमाइश होती थी, ठीक है? और आपको अपना सबसे ज़्यादा लुक का स्टाइल कौन सा पसंद है? मेरा जो फेवरेट गेटअप है वो मुझे लगता है वो यही वाला है जिसमें मैं हूँ अब है। ये सबसे आसान है ना। अच्छा। समझ रहे हैं आप? ना कोई खर्चा है, ना कुछ है, ना कोई चैलेंज है, ना। अभी मेरे पास आया मेकअप आर्टिस्ट, कहने लगा जी देख लें। मैंने कहा यार बाल चेक कर ले बस, वो ठीक है। बाकी सब सेट है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪਿਆਉਣਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਓਏ उससे मैं फिर दांत साफ कर लेता हूँ। जी शमाउन साहब, सुना है आपको हमेशा गिला रहता है कि आपको पेमेंट टाइम पर नहीं मिलती। आपकी जैसी पर्सनैलिटी है, आपको तो डर से ही पेमेंट एडवांस दे देनी चाहिए। यार बस ये जो है ना, ये सिर्फ मेरा गिला नहीं है। हाँ। ये गिला सबको है। और लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का भी और इंडस्ट्री का भी कि बहुत डिले नहीं करते मेरी पेमेंट। कोशिश होती है मेरी कि बस मैं भी डिले नहीं करता उनको। अमूमन ये होता है कि हम ना खुद भी बहुत लंबा कर रहे होते हैं प्रोसेस को। आप प्रोफेशनल रहें, आप प्रोडक्शन हाउस को खुश रखें, हमारी भी जिम्मेदारी है ना। सिर्फ ये थोड़ी कि वो लोग हमें खुश रखें, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। हम टाइम पे पहुंचें, अच्छी तरह काम करें, उनका जो प्रोडक्शन की एक्सपेक्टेशन है पूरी करें। तो वो भी देखते हैं कि यार तंग नहीं किया, परेशान नहीं किया। तो आप क्या समझते हैं जो लोग बहुत प्रोफेशनल रहते हैं उनके साथ ठीक सलूक होता है? यार मैं ये नहीं कह सकता बस भाई बहुत प्रोफेशनल लोगों के साथ भी हो रहा है, ये अपनी अपनी बस किस्मत की बात है। मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत खुश हूँ उस प्रोसेस से, मुझे भी बहुत तकदो करनी पड़ती है, बहुत परस्यूइंग है, बहुत ज़्यादा मांगना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कहना पड़ता है। बस मैं ह्यूमिलेटिंग हो जाता है यार इतना। हाँ, एक वक्त आता है जब मुझे लगता है कि अब ना मुझे बहुत पर्सनल बातें करनी पड़ जाएंगी और वो नहीं मुझे करनी। वहाँ मैं आके फिर थोड़ा सा ना चिढ़ता हूँ, फिर मैं सख्त बातें थोड़ी कर भी देता हूँ। और सख्त बातें क्या होती हैं, वो यही होती हैं कि यार आप लोगों को ख्याल होना चाहिए, 2 महीने ऊपर हो गए हैं, 3 महीने ऊपर हो गए हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना रूल है, एक लॉ है, उसको फॉलो किया करें। बट इवेंचुअली प्यार करते हैं तो कर ही देते हैं पेमेंट, कुछ ना कुछ कर आके आगे पीछे करके। मगर ये मसला शिद्दत है जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। 8 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਜੇ ਤੱਕ। बिल्कुल जी ऐसे ही
नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राइटर, डायरेक्टर, परफॉर्मर, एक्टर मोहतरम शमून अब्बासी साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और शमून हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? A few regrets, and they're mostly related to my parents. एक regret मुझे रहा कि एज अ किड तो नहीं कहूँगा, I was married. अच्छा, my first marriage, तो उसमें मुझे एक रिग्रेट ये रहा कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हुए घर के अंदर कि ये फैसला करना पड़ा कि हम पापा के साथ जो घर में रहते थे तो हम अलग हो जाए, और वो हम अलग हो गए। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे आगे जाके समझ में आए। और आप खुशी खुशी अलग हुए या थोड़ा बहुत इख्तलाफात थे? और मुझे लगता था कि वो जो इख्तलाफात हैं वो शायद पापा के जहन में है, वो चीज़ें जो हम मतलब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही समझ रहे थे, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही समझ रहे थे। पापा ने कभी मुझे कहा नहीं है कि तुम जाओ, लेकिन मुझे ये लगा कि शायद ही इज़ नाउ नॉट हैप्पी विद द सेटअप एंड विद व्हाट यू नो हाउ वी वर रिएक्टिंग आफ्टर अर्निंग। पैसा कमाने के बाद आपके अंदर एक शायद थोड़ा सा एक रवैये में तब्दीली आ जाती है जब आप घर में पैसा देना शुरू कर देते हैं। आई एम द बॉस नाउ। हाँ, वो शायद कोई तब्दीली जरूर आप महसूस करते हैं, मगर आई थी। और वो शायद वो प्रेशर मुझे मेरे अंदर फीड भी किया जा रहा था कि यार हमारा पैसा है, यूं क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों खर्च हो रहा है, वैसे क्यों खर्च हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हिसाब किताब में बहुत चला गया था मैं। तो मुझे लगा कि यार the only way to get rid of this situation is to separate myself, take my wife and my kid and just। तो एक रात को इससे पहले कि पापा वापस आते, मैंने पूरा सब कुछ पैक किया गाड़ी के अंदर, और सामान ज़्यादा था नहीं, एंड खामोशी से मैंने डिसाइड किया कि बगैर ऐलान किए मैं चला जाता हूँ। और ना आपने पूछा, ना डिस्कस किया, ना इजाज़त ली? हाँ, ना इजाज़त ली। ये मुझे रिग्रेट रहा है और रहता है, क्योंकि इट टुक मी लाइक 7-6 years to reconcile with my father. And then I felt that loneliness because I was very close to Zubair Saab. And loneliness of अब्बासी साहब, जुबैर भाई साहब, या आप? मेरी भी, और मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं ज़ाहिर है कितने भी इख्तलाफ हों, my father has sacrificed his life for me. वो सेपरेट हुए थे मेरी वालदा से, और उसके बाद उन्होंने मुझे जिस तरह मुझे पाला, वो एक चैलेंजिंग स्टेज था। उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने अपना सारा बिजनेस इटली का विड्रॉ करके वो आगे दे। तो बड़े कस्मा पुरसी में उन्होंने मुझे पाला। और जिस आदमी को मैंने यूरोप में हर 6 महीने के बाद गाड़ी चेंज करते हुए देखा था, रोम से ज़्यूरिख गाड़ी चला के जाना, वहाँ से नई ख़रीदना, वापस आना, उस आदमी को मैंने एट द एज ऑफ 40 बसों में लटका हुआ देखा, पसीने में चलते हुए आना उनका देखा। तो मुझे बड़ा अफसोस होता था कि यार ये वही मेरा बाप है जो लाखों करोड़ों में खेलता था, बैठा होता था, और आज जस्ट टू यू नो फीड मी, probably he's doing all this just to keep me intact. That is a moment when I thought after few years कि यार गलती हो गई, मुझे किसी की नहीं सुननी चाहिए थी, मुझे नहीं सोचना चाहिए था ऐसा, मुझे शायद उस प्रेशर को किसी और, लेकिन आई वॉज यंग, आई डिडंट नो। बंदा काम करके आ रहा होता है ना, उसको लग रहा होता है वो दुनिया फतह करके आ रहा है, अब घर आके उसको रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। बट घर आते ही जब उसको थोड़ी सी क्लैश फील होती है, उलझता है, और उस उलझने में वो चाहता है किसी तरह ख़त्म हो जाए ये बात, यार बस करो इस टॉपिक को, बस करो इस टॉपिक। वो टॉपिक नहीं ख़त्म होता था, तो मुझे लगता था कि दैट इज़ द ओनली वे आई कैन। बट अल्टीमेटली इट वॉज माई फादर जिन्होंने दोबारा से टेक ओवर किया मेरी बेटी को। उन्होंने फिर पाला, उन्होंने ही देखा, उन्होंने ही तरबियत उसकी की। उनका जितना हिस्सा था उस सारे प्रोसेस में वो शायद मेरा नहीं था। तो एक रिग्रेट ये रहा, और दूसरा बहुत बड़ा रिग्रेट
मेरी लाइफ में रहा जिस दिन मैं रोया लिटरली, वो ये था, मेरी एक फिल्म थी वार, और उसकी शूटिंग शुरू हो गई थी, तो पापा हयात थे, पापा जिंदा थे, और पापा ने हमेशा मुझे वो देखना चाहते थे कि यार मैं तुम्हें सिनेमा में कहीं देखना चाहता हूँ। और बड़ी फिल्म थी वो, बड़ी फिल्म थी, बड़ी फिल्म थी, आपकी When परफॉर्मेंस I used भी। to tell him कि पापा I'm doing this, I'm doing that, तो वो बड़े खुश होते थे, कहते यार बस आए, बस मैं देखूंगा तुमने क्या किया है। तो द डे, अच्छा उस फिल्म को 4 साल लग गए बनने में। इस दौरानिया में पापा की सेहत जो है वो खराब होती चली गई, और एक वक्त आया कि वो he passed away and the film was still in the process, he couldn't watch it। तो जिस दिन प्रीमियर था, मुझे याद है वसी भाई के, मैं बड़े कैजुअली, मेरे बिलाल का फ़ोन आया, तो हम बात कर रहे थे, तो बिलाल बड़ा एक डाउन टू अर्थ आदमी है, उससे मुझे बोला यार शमून भाई मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, आज ये फिल्म अगर चल गई तो चल गई, वरना बहुत बुरी तरह पिटेगी। मैंने कहा यार अल्लाह पर भरोसा रखो, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। उसने कहा यार पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री होगी, ये होगा वो होगा। तो मैंने कहा यार अब क्या कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं। मैंने तो उससे पूछा कैजुअली, मैंने पूछा हम लोग कैसे बैठ रहे हैं आज सिनेमा में, अभी ऑल सिटिंग टुगेदर। ही सेड यार आई डोंट नो अबाउट दैट बट आई एम गोइंग टू सिट माय फादर, व्हाट अबाउट यू? And that's the moment I started shaking. I started thinking कि I could have said the same word to him. मैं उनसे कह सकता था कि यार मैं भी अपने फादर के साथ बैठूंगा, but he was not there. And I started crying and I just put down the phone. उसका फिर फोन आया बिलाल से, क्या हुआ यार आपने जवाब नहीं दिया? And I said यार can I have an empty seat so I can put his name on it? Oh, that's one regret I have. And then फिर उस रात को बसी भाई तालियां बजी, लोगों ने मुझे गले लगाया, मुझे गोद में उठा लिया, मुझे सक्सेस एम्प्टी लग रही थी। He was not there to see it, to celebrate that. फिर हुमायूं सईद ने कहा यार मेरे घर आ जाओ सारे, खाना वाना खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। I went there, मैं सबके साथ मिंगल किया, but that emptiness was there। तो मैं थोड़ी देर के लिए अलग हो गया, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं किसी कॉर्नर में जाके पापा के साथ कनेक्ट हो जाऊं। So I went to another room, वहाँ बिलियर्ड रखा हुआ था, I started playing that and I wanted him कि बस किसी तरह आ जाएं, बस नीचे उतर के आ जाएं और बस देख लें और मुझे गले से लगा लें। और बहुत कम ही अरसा हुआ था पापा को गए हुए। तो फॉर मी दैट पेन ना, आज 14-15 फिल्में कर रही हैं, आज आप के जैसे लोगों के शोज में बैठा होता हूँ, नामवर लोग बुलाते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मुझे खुशी नहीं होती, मुझे कंप्लीटली खुशी नहीं होती। मुझे पता है मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे घर वाले, मेरे भाई बहन खुश होते हैं मुझे देखकर। आप जिसे दिखाना चाहते थे वो नहीं है। तो मेरे लिए कामयाबी ना अधूरी सी रह गई। अब मेरे लिए ये एक जॉब बन गई है। इट्स नॉट स्पिरिचुअल एनीमोर, इट्स नॉट कि मैं कहूँ कि यार नहीं और सब कर लिया। was one person in this world that I wanted to thank you। तो बस उनके लिए सब दुआ करें and I hope he's happy with me wherever हाँ, he is। मेरा तो बहुत उससे इंटरेक्शन था, ताल्लुक़ रहता था, राब्ता रहता था, और मैं उनका बड़ा एडमायरर था, उनकी तहरीरों का। हमारे सीनियर थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, और उनके कॉन्सेप्ट्स, उनके प्लॉट्स, उनका जुमला बहुत डिफरेंट होता था जी। तो ज़ुबैर साहब के लिए बहुत सारी हमारी दुआएं भी, तालियां भी। और ये वो लोग थे जिन्होंने हमेशा इस आर्ट को, इस मीडियम को लोगों की फलाह के लिए और कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया। ये एक फ़र्क था। तो अल्लाह ताला आपको सब्र दे और आपको इस्तकामत दे। और किसी बात पे कभी शमून गिल्ट रहता है? कोई रहा गिल्ट, और बस मैं हमेशा लमिया से कहता था कि लमिया अगर मैंने कहीं गलती की है तो इसी ज़िंदगी में ही मुझे उसको सुधारने की ना हिस्स दे दे, मुझे वो रास्ता बता दे जहाँ मैं उस शख्स के पास खुद जाकर उसे गले लगा के माफ़ी मांग सकूं और उसको क्लियरली कह सकूं कि यार ये गलती थी और इस गलती की वजह ये थी
कि तुम्हें ये ना लगे कि यार अचानक क्यों ये रवैया हो गया था, अचानक क्यों मेरे साथ लड़ाई कर ली। और मैंने 90% जो मेरी इस तरह के फ्लॉज थे उन पर मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, और मैंने 90% उन लोगों को दोबारा जाके गले लगाया है, उन लोगों से माफ़िया मांगी है क्लियरली। और मुझे कोई शर्म उसमें वो नहीं है कि यार, क्योंकि हम इंसान है भाई, गलती होती है। और मैं बड़े मुश्किलात से गुजरा हुआ एक इंसान हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है। लोगों को नहीं पता, लोगों को लगता है बस मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, उठाऊँगा अचानक मेरे मुंह में जो है वो सोने का चमचा होगा और मैं आ गया। लोगों को नहीं पता कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है। मैंने, और स्ट्रगल बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मैंने स्पिरिचुअली, मेंटली, साइकोलॉजिकली मैं बहुत सारी चीज़ों से गुजरा हूँ। और मेरे लिए ये मुल्क बिल्कुल एक एलियन जगह थी, और मैं इस मुल्क के लिए एलियन था। मैं इटली से आया हुआ एक लड़का था। और क्या उम्र थी आपकी? 16-17। अच्छा, हाँ, तो फिर तो आपके लिए तो बिल्कुल ही अजनबी होगा। अजनबी था, लड़कपन और बचपन जहाँ गुजरे जी वो रहता है हमेशा आपके। बच्चे भाई, मुझे ना उर्दू पढ़नी आती थी, हाँ, ना मुझे लिखनी आती थी। हाँ, मैं फिर राइटर बना उर्दू का। मैं, और थैंक्स टू माय फादर, मैंने उर्दू बोलना सीखी। मुझे उर्दू बोलनी नहीं आती थी। मैं आज भी सही उर्दू नहीं बोलता हूँ, ये मैं बता दूँ आपको। मैं बोल रहा हूँ ना, तो इट्स लाइक माय माइंड ट्रांसलेट्स वर्ड्स। पहले उसको आप पहले करता हूँ। अब प्रैक्टिस में आ गया हूँ, चूँकि 15-20-25 साल हो गए सारे प्रोसेस को, तो मैं आसानी से बोल लेता हूँ, वरना मेरे आज भी अल्फाज कहीं ना कहीं गड़बड़ाते हैं। तो मेरे लिए ना बड़ा एलियन था ये सब कुछ, और इस मुल्क में आके मुझे लगा यार मैं क्या करूँगा, मतलब मैं यहाँ, मेरी क्या फ्यूचर है, मैं क्या बनूंगा इधर, मुझे तो कुछ नहीं पता था। तो अल्लाह इतना मेहरबान रहा कि उसने एक रास्ता दिखाया, और मैं वो आदमी हूँ कि मुझे थोड़ी सी भी रोशनी कहीं से नजर आ जाती है, मैं लग जाता हूँ उस चीज़ के पीछे। मैं लगा तो फिर मुझे लगा कि यार ये तो इंडस्ट्री तो एक बहुत बड़ी यूनिवर्स है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग। और 19 साल की उम्र में बात समझ में मुझे आ गई थी कि डू नॉट बिकम जस्ट एन एक्टर जो कि फ़ोन का वेट करता हूँ कि यार फ़ोन आएगा तो मेरा काम हो। अपने साथ 4-3 क्राफ्ट और सीखो। तो मैंने सिनेमाटोग्राफी सीखी, मैंने लाइटिंग सीखी। डायरेक्शन कितनी अच्छी आपकी हमेशा रही। मैंने वो पढ़ा, मैंने लोगों को रीड करना शुरू किया। इटालियन सिनेमा का कितना असर रहा आपकी शख्सियत पे, आपके उस पे? बहुत। मुझे लगता है जो थ्रिल और एक्शन, हाँ, मैंने इसीलिए आपसे, ये जो माफिया से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड है, तो ये मैं देखा करता इटालियन सिनेमा का तो बहुत ये सब्जेक्ट रहा है और बड़े इमोशनल है। अगर आप कभी इटालियन जी, मैं यूरोप के बहुत गया हूँ, वो बिल्कुल ही अलग है। और हमारी रहतल के उनका खानदानी निज़ाम बहुत ज़्यादा करीब, अपने बुजुर्गों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, साथ रखते हैं, साथ रहते हैं। दिस वाज द रीज़न कि कोविड के दिनों में सबसे ज़्यादा जो अमवात थी वो वहाँ इटली में इटालियन जो बुजुर्ग थे उनकी हुई, चूँकि घरों में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग वहाँ पाए जाते हैं। एब्सोल्युटली। आप तो सोफिया लोरेन को भी मिस करते होंगे? सर, सोफिया लोरेन के मैं गोद में बैठा हूँ। किसी मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं वाकई मैं बता रहा हूँ। वाकई? हाँ, मैं छोटा सा था तो पापा सोफिया लोरेन करते थे। तो एक जगह हमारी शॉप्स थी, तो वहां पर वो आते थे, पियाज़ा नवोना एक जगह थी, तो वहां पर ये बुट स्पेंसर, चार्ल्स ब्रॉन्सन, सोफिया लोरेन, ये सारे जो इटालियन खास तौर पे जो रॉबर्ट डी नीरो, ये लोग घूमने फिरने रोम आते थे। तो रश लग जाता था जब ये लोग आते थे ना। तो पापा भी जा रहे फैन थे सोफिया लोरेन के। तो एक दिन मेरा हाथ पकड़ के ले गया, कहता है सोफिया लोरेन। मैं सोचता था कौन है सोफिया लोरेन। एंड आई वेंट देयर, तो शी सेट डाउन। तो पापा ने बताया इटालियन में उनको कि ये मेरा बेटा है और मैं आपका बड़ा फैन हूँ, और मैं उसको समझाता हूँ कि आप कौन है, क्या है। तो वो सुनती नहीं, और मुझे अपनी गोद में उन्होंने बिठा के प्यार किया। मैं उनको देखता रहा, सच ब्यूटी, और क्या पर्सनैलिटी थी, और क्या परफॉर्मेंस थी। तो आई वाज लकी। बट स्पेंसर के साथ तो बाकायदा पापा की दोस्ती थी। बट स्पेंसर वो थे जो, बट स्पेंसर और टेरेंस हिल, ये दो थे जो कॉमेडी फिल्म्स में आते थे, एक्शन फिल्म्स में। तो टेरेंस हिल से तो मैं नहीं मिला था, बट स्पेंसर मुझे सैंडविच खिलाने ले गया, इस तरह का सिलसिला था। तो कहीं ना कहीं था। रॉबर्ट डी नीरो को दूर से देखा हुआ है व्हेन ही वाज यंग। टैक्सी ड्राइवर शायद उस जमाने में उनकी बड़ी हुई भी थी। तो इन्फ्लुएंस। अच्छा, पर पापा मामा के साथ नहीं जाते थे सिनेमा। मैं छोटा सा था, 8-10 साल का। आपकी वालिदा पाकिस्तानी थी? शी वाज इंडियन। अच्छा, दिल्ली से। मगर इटली में मुकीम थी? नहीं, ये लोग दोनों साथ गए थे और फिर वहां जाके रेजिडेंसी ली थी। ठीक। तो थे दोनों, पाकिस्तान में ही मिले थे, यहीं पे हुआ था। तो जब मुझे पापा सिनेमा लेके जाते थे, तो मैं बैठता था ना, तो सामने लोगों के सर नजर आते थे, तो मैं खड़ा रहता था। तो मुझे पापा ना अल पचीनो, ये क्या नाम था उसका यार, वो बड़ा, डस्टिन हॉफमैन, अच्छा, इनकी फिल्में दिखा के मुझे
मेरे कान में ना बोलते रहते थे कि देखो ये इसकी आंखें देखो तुम कैसे चलती है। मुझे नहीं पता कहाँ से, शायद उनके जहन में ये बात थी कि वन डे आई विल बिकम एन एक्टर, आई डोंट नो, बट ही यूज्ड टू टेल मी द क्राफ्ट ऑफ एक्टर्स। ये देखो तुम कितना सा कद है इसका। लव सिनेमा, सिनेमा तो सिनेमा उन्होंने मुझे ऐसा दिखाया। सिनेमा तो क्या सिनेमा है सर, उफ, यस क्या बात। फिर वहाँ की वो जो सनफ्लावर आप देखें, Yes, आप yes. बाइसिकल थीफ भी मैं इटालियन ही है। तो उनकी जो सेंसिटिविटीज हैं उनकी मूवीज में, उनके जो रिलेशनशिप्स हैं, वो सब चीजें वो सब मेरे अंदर बस गई कहीं वो फिल्में देख देख के। तो वो मुझे लगता है कहीं वो क्राफ्ट ना रह गया और वो काम आ गया। हैप्पीएस्ट मोमेंट शमून अब्बासी साहब की जिंदगी का? हैप्पीएस्ट मोमेंट एक जब मेरी बेटी पैदा हुई अंजला। ये आपकी पहली साहबजादी थी? जी जी जी, माशाल्लाह मेरी पहली साहबजादी थी, तो वो बहुत मुझे खुशी हुई। और अंजला अब्बासी बहुत टैलेंटेड बच्ची है, शी इज़ अ गुड सिंगर, शी इज़ एन एक्टर, अब शादी हो गई उसकी माशाल्लाह। और बाकी छोटे छोटे हैप्पी मोमेंट्स मेरे बहुत आते रहे। मुझे लगता है उसके बाद बड़ी अगर कोई खुशी मुझे मिली है तो दैट वाज व्हेन मी एंड शेरी गॉट टुगेदर। अच्छा, हाँ, एंड दैट हैप्पीनेस अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड, यानी अल्लाह ताला हमेशा वो चल रही है उससे। हाँ, एंड शी मेक्स मी हैप्पी एवरी डे। शी इज अ हैप्पी पर्सन। 2 कोलीग्स हैं, 2 दोस्त हैं और हम लोग हर बात पर दोनों को खुश रखे, हमारी बड़ी दुआएं। सबसे बिटर मोमेंट जिंदगी का? तल्ख याद मेरे ख्याल में अबव ऑल वो यही थी कि जब रिलेशनशिप्स टूट रहे थे या टूट गए थे, तो वो जो बीच का पीरियड एक डार्क पीरियड होता है जिसमें आप अपने आप को बखानने लगते हैं, अपने आप को आप इल्जाम देते हैं, एंड यू स्टार्ट हेटिंग योरसेल्फ। आपको लगता है आप ही रिलेशनशिप चलाने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है, आप में सलाहियत नहीं है। और उसने किस तरह माऊफ किया मेरे कैरियर को, किस तरह मैं बैठा रह गया एक जगह और मुझे आके फिर झंझोड़ा गया साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद कि उठो यार, लाइफ इज बिगर देन दैट। और मुझे लगता था नहीं यार, लाइफ इज ऑल अबाउट फैमिली, यू नीड टू हैव अ गुड फैमिली टू हैव अ गुड लाइफ। हाँ, अदरवाइज क्या है? अदरवाइज गाड़ियां 4 क्या 400 भी खड़ी हो, क्या करेंगे आप उसको? 400 दोस्त आपके आ रहे हो जा रहे हो, दे आर नॉट फैमिली। दे माइट बी हैप्पी बिकॉज यू आर थ्रोइंग अ पार्टी फॉर देम, यू नो ऑफरिंग देम फूड एंड दिस एंड दैट, so they're happy, but family हर situation में खुश हो। तो if I'm not capable of keeping a family intact, तो मुझे लगता है कि फैमिली उस वक्त, अच्छा मैं ना डिस्क्राइब नहीं कर पाता, I was young, I couldn't understand कि ये फीलिंग है। अब मैं like 45 प्लस, तो अब समझ में आता है कि अच्छा वो फीलिंग ये थी कि मुझे एक फैमिली चाहिए थी। वो जो मैं फैमिली, अच्छा फिर मुझे ना ये बड़ा प्रॉब्लम था कि माई फादर द डिग्निफाइड मैन, माई एंटायर फैमिली इज़ वेरी डिग्निफाइड। कोई हैंकी फैंकी हमारे यहाँ किसी खातून ने कभी किसी ने कुछ नहीं किया है, तो आई शुड नॉट बी द रीज़न, और माई वाइफ और माई सिस्टर और माई डॉटर शुड नॉट बी द रीज़न कि वी ब्रिंग एनी काइंड ऑफ बैड रेपुटेशन टू दैट थिंग। तो मैं उस चीज़ का भी बड़ा एक ख्याल रखने पे लग गया था कि यार देखो इस चीज़ का ख्याल रखो, उस चीज़ का। वो मुझे लगा शायद कहीं वो ओवरवेलमिंग हो गया मेरे पार्टनर के लिए। वो चीज़ें शायद उनको ओवर लगने लगेंगी, यार टू मच केयरिंग ऑफ दैट पार्ट, व्हाई यू ऑलवेज थिंकिंग अबाउट योर फादर, व्हाई ऑलवेज थिंकिंग अबाउट योर रेपुटेशन। और मैं आज तक ऐसा ही हूँ। मैं कहता हूँ कुछ भी करो, रेपुटेशन ना खराब करो। मेरी जो रेपुटेशन क्रिएट हुई भी ना वसी भाई, वो ये कि लोग डरते हैं। मुझे समझ नहीं आता किस बात से डरते हैं। रूल की बात करता हूँ, पैसा मांगना, आपका चेक आज मिलना है, 4 महीने हो गए, 4 महीने से मैं आपको कॉल्स किए जा रहा हूँ। जब मैं चौथे महीने फोन करूंगा, मेरी टोन वो 4 महीने पहले वाली नहीं होगी। मैं थोड़ी सा आदमी जो है गुस्से में आ जाएगा, थोड़ा सा गुस्से में आ सकता हूँ मैं, थोड़ा सा। वहां लोग आके कहते हैं जी बड़ा मुश्किल आदमी है, फलाना आदमी। दूसरी सबसे बड़ी चीज शायद पहली कहनी चाहिए, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है वसी भाई मेरे लिए। वो तो यकीन ना मानूंगा मैं। बनते जाओ जितने खुदा बनने हैं, जितने कुर्सियों पे बैठ के शोर मचाते रहो, कितने नाम काटते जाओ, फिर भी आके उस जगह नहीं बैठूंगा जहां तुम चाह रहे हो। अल्लाह पे ही देने वाला तो वही है, देने वाला वही। बड़ी कोशिश की गई इस इंडस्ट्री में कि इसको धकेलो, इसका टाइम जाया करो। होता है क्या एक आर्टिस्ट का सर, एज होती है ना। हाँ, 30s 40s में औरत भी 25 साल से 20 साल से लेकर 25-30 साल तक पीक टाइम होता है। हमारा भी, मर्दों का भी यही होता है, 25 साल से लेकर 45 साल तक पीक टाइम होता है। उस पीक टाइम को घर बिठा दो तो क्या होगा, वो डाउन होना शुरू होगा, फिर वो मजबूर हो के ये काम शुरू कर देगा, वो शुरू कर देगा, वो तो आपको लगता है आपके खिलाफ बाकायदा इंडस्ट्री में साजिश हुई?
बकायदा तो नहीं प्लान किया गया, हाँ, मतलब 60% ऑफ पीपल, अच्छा 40% वो लोग हैं जिन्होंने कभी मुझसे मिले ही नहीं और मेरी रेपुटेशन पे स्टैंप लगाए हुए हैं। वो मिलते हैं, वो कहते हैं यार शमून भाई वेरी सॉरी, वी हैव टू से दिस, यू आर नॉट दैट पर्सन। एंड आई एम से हु टोल्ड यू दिस? फलाना। यार कोई होगा ना अंदर इनसिक्योरिटी। कभी उस फलाने से आपकी बात हुई कि आपने फलाने से पूछा हो कि यार बताओ तो सही, फिर वो फलाने ने क्या कहा? ओ शमून भाई मुझे फलाने ने बोला था। सर मैं आपको मजे का एक छोटी सी बात बताऊं। सर वार फिल्म में जब आधी से ज्यादा हो गई ना, तो मुझे एक दिन कन्फेस किया डॉक्टर साहब ने, जो प्रोड्यूसर थे। उन्होंने कहा आपको पता है कितना बैकलैश आया हमें आपको कास्ट करने पर? मैं क्यों? कहते हैं उन्होंने बोला कि काम छोड़ के चला जाता है, ये पागल है, ये सेट पे गाली गलौज शुरू कर देता है, ये बदतमीजी करता है, ये ठरकी है, ये लड़कियों से के साथ यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। कहता है यार मुझे 1.5 साल हो गया आपके साथ, 2 साल काम करते हुए। कहता है ये 5 चीजें मैं ढूंढता रहा आपके अंदर, मैं ऑब्जर्व करता रहा, कब करेगा कब करेगा कब करेगा। कोई ऐसी चीज जो लाइफ में आप सोचते हो कि अच्छा यार ये इंसिडेंट, ये वाकया, ये रिश्ता, ये चीज डिलीट हो जाए मेरी जिंदगी से, काश अगर मेरे पास वक्त हो, मौका हो, पॉसिबल हो तो मैं ये डिलीट कर सकूं? तो मुझे लगता है जो भी इंसिडेंट या जो भी वाकयात होते हैं, दे आर ऑलवेज शेपिंग अप इनटू समथिंग एल्स। हाँ, नो डाउट, है ना? तो आई डोंट नो इफ वी शुड ब्लेम इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स इन योर लाइफ, और वी शुड एक्चुअली से कि दे आर विदाउट ब्लेमिंग। मतलब होता है ना, देखिए मैं जैसे सोचता हूँ कि मैं अपने माँ बाप को कभी अलग ना होने देता। वो इतनी हसीन लाइफ थी, मुझे एक एक दिन याद है, मुझे एक एक सुबह याद है। मुझे वो एक तरफ बारिश होना है, एक तरफ सूरज निकलना, रोम सिटी, ब्यूटीफुल प्लेस, और माँ और बाप हैप्पी ग्लोइंग फेसेस, मेकिंग मनी, traveling around the world, going here, going there, and me alone, no भाई बहन, the only son. और जब जुबैर साहब की सेपरेशन हुई है, आपके वालिदैन के दरमियान लड़की हुई, आपकी क्या एज थी उस वक्त? 15-16। अच्छा। एंड देयर वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन कि जी माँ के साथ रहना है कि बाप के साथ रहना है। 2 दिन तक तो मुझे लगा कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू स्टे विद माई मदर। But 3 days later, I thought कि नहीं, my mother is financially, mentally more stronger than my father is right now. So maybe he needs me more. And I was very attached to Zubair Saab, so I ran off there. And he was surprised. He was like, क्या तुमने तो फैसला किया, तमार हो गए। कहते बेटा वहाँ पैसे हैं, मामा के पास सब है, यहाँ बेटा मेरे पास सोने की जगह नहीं है। मैं कहा कोई बात नहीं है, सोफा है, मैं इस पर सो जाऊँ। मैं उसी सोफे पे बड़ा भी हुआ, मेरे पाँव सोफे के अंदर होते थे, और 2 साल के बाद मेरे पाँव बाहर निकल गए थे। तो मेरी फुप्पी ने आके एक दिन बोला कि जुबैर भाईजान इसको बिस्तर दिला देते हैं, इसके पैर सोफे में से निकल गए। तो सोफे पे ही बड़ा हो गया मैं सोते सोते। यूजली लोग बाप के बजाय माँ का इंतखाब करते हैं अगर डिपेंडेंट हों या हो रहे हों, मगर आपने बाप का इंतखाब। जी, मुझे हमेशा लगा, नॉट दैट माई मदर वॉज अ बैड पर्सन, बट मुझे लगा कि माई फादर हैड मोरली he will teach me more. और दूसरे आपको लगा कि vulnerable ज़्यादा है वो? Vulnerable ज़्यादा है, she was more into her stuff, into her business, into her thing, and she wanted to correct things but not with logic, with force. बस तुम यूँ ये नहीं क्या करो। But मेरे फादर ने मुझे ठीक किया तो उन्होंने लॉजिक के साथ, रीजनिंग के साथ, एग्जाम्पल के साथ चीज़ें ठीक की। तो I could sense it, क्या मेरे अंदर अगर ये अच्छाई आ रही है तो ये पापा की वजह से आ रही है। He is making me understand. He's not forcing me to become somebody. और आप 16 वर्ष के थे, अब आप 45 के हैं। आपकी 45 का नहीं हूँ सर मैं। हाँ, अभी आप 51 का हूँ। अच्छा। तो और मतलब 35-36 बरस हो गए। और कभी आपकी इस राय में तब्दीली नहीं आई अपने वालिदैन के हवाले से? और इस फैसले पे कभी आपको रिग्रेट भी नहीं हुआ? आपको लगा कि ये ठीक फैसला था? और इस सारे अरसे में बाद में कभी वालिदा के साथ आपकी गुफ्तगू इस मौजू पे हुई कि अच्छा भाई तुम उधर क्यों तुम चले गए? नहीं, वो नाराज थी इस बात पे कि तुम मतलब चले गए और तुम्हें पता नहीं वो क्या उसमें ऐसा लगता है ये वो। तो मैं कहता था पापा के अंदर कुछ है जो मुझे लगता है कि विल शेप माय लाइफ। यहाँ मुझे लगता है पैसा है सर। आपने कभी लेकिन वालिद का साथ नहीं छोड़ा? मैंने नहीं छोड़ा, लास्ट मोमेंट तक हम साथ थे। और जुबैर साहब की डेथ के बाद कभी आपकी अपनी वालिदा से बात हुई? जी जी, उनसे हुई, बिल्कुल उनसे होती रहती थी।
और अनफॉर्चुनेटली बस दोनों की डेथ ऐसी हुई कि आई वाज नॉट देयर। जिस दिन पापा की भी डेथ हुई मैं उस वक्त वहाँ मतलब उनके साथ नहीं था, उस वक्त था मैं कराची में, और जब मेरी वालदा की भी डेथ हुई तब भी मैं उस वक्त वहाँ नहीं था। दोनों से आखिरी बात इस दुनिया से जब वो गए, आखिरी बात आपकी, आखिरी मुकालमा क्या हुआ? पापा से बस कॉम्प्लिकेटेड था असल में। वो आखिरी वक्त में क्या बताऊं आपको, सिचुएशन ये हुई थी कि वो मैं एक 9th फ्लोर पे रहता था और पापा की तबीयत तब लंग्स की वजह से बहुत ख़राब रहने लगी थी। तो मैंने उन्हें ऑफ़र किया, मैंने कहा पापा मेरी तरफ आ जाए तो आप यहीं से हम चले जाया करेंगे हॉस्पिटल वगैरह। तो मेरी वालदा ने कहा, मेरी स्टेप मदर ने, कि बेटा देखो यहाँ प्रॉब्लम है, बिजली चली जाती है, कोई इसी वक्त लिफ्ट ख़राब हो गई, कुछ हो गया और उनको इमरजेंसी में ले जाना पड़ा तो प्रॉब्लम होगी, और तुम घर पे हुए नहीं हुए तो हम एक काम करते हैं कि हम जवेरिया की तरफ चले जाते हैं। वो ग्राउंड फ्लोर पे रहती है, बंगले में रहती है, वहाँ उसके पास ड्राइवर्स हैं, नौकर है और गाड़ियाँ स्टैंड बाय में होती हैं। आप मेरी जगह होते आप क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना कि हाँ यार फॉर द बेटरमेंट आप वहाँ चले जाएं। बट फॉर मी दैट वाज नॉट, मेरे लिए मुझे लगा ये मोमेंट्स हैं जो बस अब पापा की तबीयत बड़ी ख़राब हो गई है, मैं उनको करीब जितना रह सकूँ, मैं सुबह नाश्ता बना के दूँ, उनके पैर दबाऊँ। अच्छा मैं उनकी ट्रीटमेंट करता था पीछे ना, उनके मैं टैपिंग करता था ताकि उनके लंग्स दोबारा फंक्शन में आए। वो मैं उनको धूप में लेके बैठता था, वो सब मेरे हाथ से निकल गई चीज़। तो मैं थोड़ा खफा भी हो गया इस बात को लेके अंदर, अपने अंदर के यार ये क्या, अच्छा मतलब मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास ड्राइवर नहीं है, तो मेरा फादर आज मुझसे दूर हो गया। और उनकी डेथ वहीं हुई, 2 ड्राइवर होते हुए भी, 3 नौकर होते हुए भी। तो मैं इस बात पे बड़ा खफा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ उन ड्राइवर्स का, उन गाड़ियों का, जो जिसकी वजह से मुझसे दूर किया गया था। फिर मेरी वहाँ एंट्री बैन हो गई थी उस घर में कि वहाँ मिलने नहीं आओ। तो पापा को दुख था इस बात का, और पापा ने मुझे ये बात की थी कि बेटा यहाँ मत आया करो, यहाँ ये लोग थोड़े अपसेट होते हैं, ये वो। तो मेरा बड़ा दिल दुखा। मैंने कहा मैं आपको, आपकी वो कंडीशन भी नहीं है कि मैं आपको गाड़ी में बिठा के कहीं घुमाने ले चलूँ और मैं अपने बाप के साथ थोड़ा टाइम गुजारूँ। तो मैं पापा आपके कमरे में ही आ सकता था, अब मेरी एंट्री बैन हो गई। वो ना गुस्से में तब्दील होता चला गया सब कुछ। एंड द डे ही पास्ड अवे आई स्टार्टेड ब्लेमिंग दीज पीपल दैट नो, जिन्होंने मेरे ऊपर ये दबाव रखा था कि मैंने कहा यार हो गया बस आपका, आई कुड हैव बीन देयर ना। हाँ मैं उनकी मौत नहीं रोक सकता था, मैं कोई नहीं होता रोकने वाला, बट मैं अपने बाप के पास तो होता यार। मुझे 10 दिन हो गए, 15 दिन मैंने अपने फादर को नहीं देखा था, और मैं रोज उनसे पूछता था पापा आप धूप में बैठे, तो मुझे बताते थे हाँ यार आज वो ड्राइवर ने ये किया, फिर मैंने आज विटामिन डी ली और मैं ये चला और मैं 10 कदम। और आपको कहना है कि आप जाना चाहते थे? मैं तो रोज जाता था जब तक मुझ पे पाबंदी नहीं लगी थी, और उस पाबंदी के बाद मुझे बड़ा अफसोस होना शुरू हुआ। और फिर जिन लोगों की वजह से पाबंदी लगी थी मैंने उनको झाड़ा, मैंने कहा यार हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं हमने तो कुछ नहीं बोला, ये तो आपके इंटरनल मसाइल है। एंड देन आई हैड नो वन टू ब्लेम। मैं क्या बोलता फिर, एक आदमी चला गया एंड आई वाज नॉट देयर। तो ये मेरा एक ज़ाहिर है, मेरा रिग्रेट नहीं है, ये उनको रिग्रेट होना चाहिए कि उन्होंने मेरे साथ ये किया। और आखिरी मुकालमा जुबैर साहब से क्या हुआ था? एक बड़ा राइटर, बड़ा आदमी, आखिरी बात क्या उसकी अपने बेटे से हुई? वसी भाई यही हुई थी कि बड़े दुख के साथ बस वो कह रहे थे कि बेटा तुम यहाँ मत आओ, तुम यहाँ मत आना। तो मैं चुप हो गया। मैंने कहा क्यों पापा? कहते हैं यार किसी और का घर है, अब उसकी अपनी एक लाइफ है, उसका अपना शौहर है, तुम यहाँ आते हो तो मुझे लगता है कि वो माइंड करता है। मैंने कहा पापा मैं किसी और नीयत से तो आता नहीं हूँ, तो अब मेरी मजबूरी बन गई है कि मैं आपके घर, आप अपने घर पे नहीं है, तो अब यहाँ ये लोग आप लोग, तो मुझे वहीं आना है। तो उन्होंने कहा हाँ यार अल्लाह करेगा मैं ठीक हो जाऊँगा इंशाल्लाह, फिर तुम घर आके मिलना। लेकिन वो नौबत ही नहीं आई। और आपका अपनी वालदा से आखिरी मुकालमा क्या हुआ? मेरी वालदा मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच नहीं थी, बस वो यही था कि फ़ोन करती थी, पूछती थी। उनको तो मेरे ख्याल में 15 साल 20 साल के बाद पता था कि मैं करता क्या हूँ, उनको नहीं पता था। कहती है मैंने सुना तुम ड्रामों में काम करते हो। मैंने कहा जी। मैंने कहा देखा आपने आज तक कोई ड्रामा मेरा? कहती नहीं मुझे तो किसी ने बताया ख़ानदान में कि तुम ड्रामों में काम करते हो। मैंने कहा ओ यू आर सो कनेक्टेड टू योर सन। तो शी वॉज लाइक हाँ मुझे क्या पता तुम क्या करते हो। मैंने कहा हम तो बस इसी तरह की बातें थी, नथिंग डीप। अच्छा शमून, ये चूँकि मुख्तलिफ तजुर्बा से आप गुजरे, अमूमन इस किस्म
के मामलात में ज़्यादातर लोगों को अपने वालिद से गिला रहता है, क्योंकि मर्द वो शख्सियत है जो बहुत सारी, हम भी देखते हैं निस्बतन गलतियाँ भी ज़्यादा करती है, शायद ज़्यादती भी शायद ज़्यादा करती है, हमारे माशरे में तो और ज़्यादा। फिर जब वो नए रिश्तों में जाता है तो पिछले रिश्तों को उनको भूल जाता है। अच्छा, आपका बिल्कुल एक डिफरेंट वो, मेरा बिल्कुल इटली का कल्चर भी मिलता जुलता है, मगर चलिए उसको अभी आप छोड़ दीजिए। यहाँ जब आप आए तो 30-40 बरस, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी माँ बाप के रिश्ते में माँ से हम सब कहीं ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। यस, हम उसको ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं, ज़्यादा उसको मैग्नेनिमिटी हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं, हम उससे ज़्यादा कुर्बानी एक्सपेक्ट करते हैं। अलग बात है कि उसके उस बेचारी की शख्सियत पे क्या उसका क्या कुछ महरूम रह जाता है, मगर तो उससे किस नौयत के जज्बात पैदा होते हैं औलाद में? क्योंकि आपका तजुर्बा वो नहीं है जो माशरे में 10 में से 8 लोगों का आया कि यार फलाना भी हाँ बाप ने किया तो ये करता है यार, गड़बड़ कर लेते हैं लोग। ये डिफरेंट था। मैं मदर एलिमेंट को पूरी जिंदगी मिस किया मैंने कभी अपनी वालदा के कंधे पे रख के मैं मतलब रो नहीं सका। मैं कभी अपनी वालदा के गोद में लेट के उन्होंने मेरे सर नहीं सहलाया, कभी मैंने उनका हाथ पकड़ के कोई दिल की बात नहीं की। तो आई बीन लुकिंग फॉर दिस रिलेशनशिप होल लाइफ and then I try to find it in my spouses. Oh, I can understand that. You get my point? You are in romantic relationship with them, but somehow you're looking for that mother element. ऐसे ही कि यार वो जो है ना एक ममता, वो भी कहीं दिखा दो यार। बेसिकली एडिपस कॉम्प्लेक्स की जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल फॉर्म है जी, वो यही है बुनियादी तौर पे। उसके कई पहलू हैं ना, उसके एक ये एक पहलू ये। बहुत बहुत शुक्रिया शमून, आप तशरीफ लाए, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने आज जो है जैसे बनाना के छिलके उतरते हैं ना, आपने ऐसे मेरे छिलके उतारे हैं। आई होप कि इतनी आपकी जो जर्नी है, जो स्ट्रगल है, और आपने जिस तरह से दिल से बातें की हैं, अब बगैर किसी को ब्लेम किए हुए, जर्नली कि आपके सारे तजुर्बात से जो भी ज़िंदगी के अच्छे और बुरे रहे, आई होप उससे लोगों ने बहुत सीखा होगा और उससे उनको अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करने में, अपने करियर को बेहतर करने में यकीनन कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। यही हमारे पेश नज़र भी होता है, यही हम प्लेस में भी हमने सारी ज़िंदगी हम सब ने कोशिश की, यही शो में भी कोशिश होती है कि लोग थोड़ा सा फन एलिमेंट भी हो, एंटरटेन भी हो और अपनी सेलिब्रिटी से मुलाकात भी हो, मगर उनके तजुर्बात से कुछ ना कुछ सीख सकें। सो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत दिल से बातें की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अभी शमून बात कर रहे थे बालों को सहलाने की और माँ के हवाले से खैर बात कर रहे थे वो यकीनन, तो मुझे याद आया गज़ल मैंने अपने दोस्त से शेयर की, तो हालांकि रोमानवी गज़ल थी, मगर वही है कि वो जो कौन उसको कैसे परसीव करता है, तो उनको अपनी वालदा जो कि याद आ गई थी। तो मैं जब भी शेर पढ़ता हूँ या कोई अपनी वालदा का या बालों के सहलाने का जिक्र करता है तो मुझे गज़ल ज़रूर याद आती है कि गुनगुनाते हुए आंचल की हवा दे मुझको, गुनगुनाते हुए आंचल की हवा दे मुझको, उंगलियां फेर के बालों में सुला दे मुझको। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।